अपना जो आज का विषय है कि ट्रायल ऑफ ए सिविल सूट एंड डिफेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो हम सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो सिविल प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, कितने लोग हैं जो सिविल प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो अपने ज्वाइन हुए हैं, कोई है क्या सिविल प्रैक्टिस करने वाला अपने में? जी, मोहर सिंह जी, भारती जी, हम तो कोई करते कोई हम लोगों ने तो अपना लिलारे जी, कोई है हैं। नहीं क्या सर। अपने बीच में? लिल्लारे जी हाँ, थोड़ा क्रिमिनल साइड ज़्यादा देखते हैं, धीरज जी भी क्रिमिनल साइड देखते हैं। महेंद्र जी के पास दोनों तरह का काम है। राजमणि और मैं दोनों ज़्यादातर हाई कोर्ट में बिजी रहते हैं, तो यहाँ हमारी कुछ नहीं चलती है। जैसे मामले आते हैं तो उस हिसाब अच्छा। से क्रिमिनल और सिविल दोनों दोनों देखना चल, पड़ता है। नहीं, एक्चुअली में ये प्रश्न हम ये जी जी। जानकारी इसलिए जरूरी थी। क्या है कि मतलब अपने बीच में ऐसा सोच है कि हम लोग सिर्फ क्रिमिनल पे नहीं, लेकिन सिविल पे भी हम लोग ने ध्यान देना चाहिए और उसका जी नॉलेज हम सर। लोग ने गेन करना चाहिए। तो हमारे जितना हम हो सके, जितना हमने सीखा है, हमने जाना है, क्योंकि सिविल की भी बहुत प्रैक्टिस है, सिविल से अच्छा बहुत कुछ काम किया है। तो हम जो भी हमारे एबिलिटी है, हमारे एबिलिटी के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सूट का जो मतलब क्राइम जो शुरू होता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन से होता है। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन सीखने पहले की जो बात हम आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी एक कॉज ऑफ एक्शन होता है, कोई भी एक कारण होता है किसी सिविल सूट को फाइल करने के लिए। तो जब हम लोग को क्लाइंट अपने ऑफिस में जब आता है किसी भी विषय को लेकर सिविल सूट फाइल करने के लिए, और वो जब इंस्ट्रक्शन देता है कि जी अभी सिविल सूट फाइल करना है, तो सिविल सूट के अनेक प्रकार होते हैं। पार्टीशन सूट है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सूट फॉर डिक्लेरेशन परपेचुअल इंजंक्शन है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ कॉम्पेंसेशन है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन है, और सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट। ऐसे बहुत से कैटेगरीज रहते हैं सूट के, और उस हिसाब से जैसे क्लाइंट अपने को बताता है। तो सबसे महत्व की जो चीज़ है इसके अंदर में वो है कि जब क्लाइंट ऑफिस में आता है तो उससे हम लोग ने पूरी जानकारी हासिल करना। क्योंकि प्लीडिंग हम लोग जो प्लीडिंग ड्राफ्ट करते हैं ना, वो उसका जो बेस होता है ना, वो क्लाइंट से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना, उसके आधार पे ही अपने को प्लीडिंग बनानी पड़ती है। क्लाइंट तो अपने को सारी चीज़ें बता देता है और उससे बारीकी से एक एक चीज़ का हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एक कागज पे लिख के हम लोग ने एक रफ एक आइडिया बना लेना चाहिए। अब क्या होता है, क्लाइंट जब अपने को इन्फॉर्मेशन देता है तो कुछ चीज़ ऐसी भी रहती है उसमें जो अपने एडवर्स रहती है। क्लाइंट को तो नहीं समझता क्या चीज़ एडवर्स है और क्या नहीं, लेकिन लॉयर एज ए लॉयर हम लोग को देख लेना चाहिए कि क्या चीज़ एडवर्स है, वो हम लोग ने अपने प्लीडिंग से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। और उसको सबसे पहले तो उसको समझा देना चाहिए कि ये देख, ये सारी चीज़ें जो है उसने बताई है, वो उसका जिक्र कहीं पे भी न्यायालय में उसको नहीं करना है, उसको हम लोग को सप्रेस कर देना है। क्योंकि एडवर्स चीज अगर हम लोग अपने प्लीडिंग में अगर डालते हैं तो वो तो फिर वो आपको आपको उसका नुकसान होगा। इसलिए पहले हम लोग ने शुरुआत की कि जब क्लाइंट हम लोग के ऑफिस में आया, उससे हम लोग ने सारी जानकारी हासिल की और उसके आधार पे एक रफ हम लोग ने एक रफ बना लिया। और फिर उसका उसका अध्ययन, वो जो इंस्ट्रक्शन मिले उसका अध्ययन, और उसको कौन सा लॉ अप्लीकेबल होता है। देखो, कोई भी सूट के अंदर में जो इश्यूज होते हैं ना, वो इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। तो इशू ऑफ फैक्ट का जहाँ सवाल है, तो क्लाइंट से आपने सारी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन क्लाइंट को लॉ उसमें क्या अप्लीकेबल है इसकी जानकारी नहीं रहती। तो इसलिए एक्सपर्ट एज ए लॉयर बोले तो कैसा है, एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट के पास आया हुआ होता है। तो हम लोग का काम है कि क्या लॉ है, लॉ की जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लॉ नहीं मालूम, एक फॉर एग्जाम्पल ले लो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परपज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं सुलाके जी आप लोग? सूट फॉर स्पेसिफिक हिंदी में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है हाँ उसको हाँ हाँ एनफोर्स सर, करनी ये है। हाँ, संविदा का विशिष्ट अनुपालन संविधान। होता हाँ, संविदा का अनुपालन ना, है। जी जी, है ना? विशिष्ट अनुपालन जी। हाँ, विशिष्ट स्पेसिफिक। अनुपालन स्पेसिफिक। तो आप देखो, जैसा कि एक क्लाइंट आया आपके ऑफिस में कि भाई उसका किसी डिफेंडेंट के साथ में एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था, और एग्रीमेंट ऑफ सेल होने के बाद सारी शर्तें उस एग्रीमेंट में लिखी गई,
और उसकी एक मियाद भी ठहराई गई कि इतने दिन में डिफेंडेंट आपको सैलरी करके देगा, लेकिन वो सैलरी करके नहीं दे रहा है और प्लेंटिफ तो रेडी है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको डिसाइड आपने क्या करना है, आपको आपको क्लाइंट को सलाह देना है कि टू फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सूट जहाँ पे इसका सवाल आता है, तो सबसे महत्व का जो मुद्दा है ना, वो है आप सेक्शन 20 देखोगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो उसमें रेडीनेस एंड विलिंगनेस, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। तो हम लोग को कैसा है, जब हम लोग प्लीडिंग बनाएंगे तो उसमें ये इस चीज की जानकारी बहुत, ये प्लीडिंग बहुत जरूरी है, यानी ये मैंडेटरी प्लीडिंग है। उसमें आपको प्लीड करना पड़ेगा दैट प्लेंटिफ वाज ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको डालना, ये एक एग्जांपल हमने आपको दिया स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस में। अब आप फॉर एग्जांपल एक सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस में, तो डैमेजेस में आपको ये प्लीडिंग जरूर करना पड़ेगा अपने प्लीडिंग में कि भी क्या क्या ऐसा एक्ट डिफेंडेंट ने किया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेज हुआ, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी और डैमेज इन 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 पर्सन, डैमेज इज मनी, ये सारे डैमेज के कैटेगरीज है। क्या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन, या क्या ऐसी चीज डिफेंडेंट ने किया जिसकी वजह से तुम्हारे मूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इन पर यानी आपके पर्सन को, यानी आपके शरीर को उसने डैमेज किया, या आपके रेपुटेशन को उसने डैमेज किया, या किसी भी प्रकार के आपसे रिलेटेड चीज का उसने डैमेज किया है, तो वो चीज का प्लीडिंग आपको अपने प्लीडिंग में करना पड़ेगा। तो ये प्लीडिंग जो है ना, ये बहुत महत्व की चीज है। जानकारी हासिल करके लॉ में क्या नेसेसरी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू प्रूव द इशू ऑफ लॉ, वो आपको आपके प्लीडिंग में डालना पड़ेगा। तो ये कैसा, ये ड्राफ्टिंग आपको हमने आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताया। सबसे पहले आता है अपना ऑर्डर 1, जो इसके संबंधित है अपना ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 में रूल 1, हु शुड बी द प्लेंटिफ, एंड उसके बाद में ऑर्डर 2 में हु शुड बी द डिफेंडेंट। वो सारे प्लेंटिफ जो कॉमन मतलब ये कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए कॉमन सूट फाइल कर सकते हैं, वो सारे उसमें प्लेंटिफ रहेंगे, यानी वादी रहेंगे, जिसको वादी आप लोग बोलते हैं। और वो सारे डिफेंडेंट जिसके खिलाफ में क्लेम करना है, जिससे क्लेम वादी को क्लेम लेना है, वो सारे उसमें डिफेंडेंट बनेंगे। और फिर ये होने के बाद में प्लेंटिफ डिफेंडेंट हो गया। इसके बाद में आपको वो सारा कथन आपको देना पड़ेगा। आपके प्लेंट में आपको वैल्यूशन देना पड़ेगा, कितना आपका सूट का वैल्यूशन क्या है। जैसे पर्टिकुलर एक एग्जांपल हम आपको दूंगा, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ सेल है। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल में आपने जो कीमत तय की है ना, तो उसका वो जो कीमत है वो आपका वैल्यूशन रहेगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपको वैल्यूशन डालना पड़ेगा। उसमें आपको कॉज ऑफ एक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कॉज ऑफ एक्शन बहुत महत्व का है। अपन अगर बात करें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉज ऑफ एक्शन जो जो होता है ना, वो कॉज ऑफ एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉज ऑफ एक्शन होता है। अगर उसका उल्लंघन अगर डिफेंडेंट ने किया, वो कॉज ऑफ एक्शन है। और वो कब होता है, वो स्टार्ट कब होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच विद इन 3 ईयर। 3 साल के अंदर अगर आपने सूट फाइल नहीं किया तो आपका सूट फाइल हो जाएगा। आपने जैसा एक एग्रीमेंट है और आपने डिफेंडेंट को बोला कि भाई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, आप उसकी पूर्तता करें, और डिफेंडेंट उसको रिफ्यूज कर रहा है, जिस डेट को उसने रिफ्यूज किया है वहां से वो जो डेट है वो कमेंसमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, और उस डेट के 3 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना है। अगर आपने 3 साल के अंदर रिफ्यूजल के 3 साल के अंदर आपने अगर सूट नहीं फाइल किया, तो सूट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। आप उसके बाद में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते, और कोई प्रावधान नहीं रहता है कि लिमिटेशन को आप एक्सटेंड करें। जैसे अपील या रिवीजन या कोई अप्लीकेशन है ओरिजिनल, उसमें आप लिमिटेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। सूट के लिए
एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको पार्टीज, हु आर द नेसेसरी पार्टीज, उनको आपको कॉज टाइटल में डालना है, प्लांटिफ एंड द डिफेंडेंट, देन द टाइटल ऑफ द सूट, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर पोजीशन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर पार्टीशन, ये आपको इसका टाइटल देना पड़ेगा। फिर आपका नैरेटिव देना पड़ेगा। नैरेटिव में आपको लिखना पड़ेगा कि भी ये ऐसा ऐसा फैक्ट्स है और इस फैक्ट से प्लांटिव को रिलीफ क्लेम करने का अधिकार डिफेंडेंट के खिलाफ है। आपको प्लेंट के अंदर में जो रिलीफ क्लेम बताया, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, क्या आप डिफेंडेंट से चाहते हैं, क्या आपने डिफेंडेंट के खिलाफ में क्या क्लेम किया हुआ है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। आपके पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम का मतलब है प्रेयर, आपने क्या प्रे किया है कोर्ट में, क्या आपकी मांग है डिफेंडेंट के खिलाफ, पर्टिकुलर वो आपको उसमें देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो आप जिस डॉक्यूमेंट पे आप रिलाई करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट का आपको थोड़ा एक शॉर्ट में एक वर्णन देना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है, या ये आप अगर सूट फॉर पोजीशन फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल, तो आपको आपके टाइटल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन उसमें देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कौन से तारीख को वो प्रॉपर्टी खरीदे, बाय विच टाइटल डीड, बाय हु वाज द एग्जीक्यूटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या किस कीमत में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी प्लीडेड इन योर प्लीडिंग। क्या डॉक्यूमेंट के पे रिलाई करते हैं, उसका थोड़ा एक इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। आपको एविडेंस तो डिस्कस नहीं करना है, या आपको एविडेंस उसके अंदर में नैरेट नहीं करना है, लेकिन इफेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच योर क्लेम इज बेस्ड शुड बी। लॉ भी नहीं डिस्कस किया जाता ना सर? नहीं नहीं, लॉ लॉ नीड नॉट बी प्लीडेड, वो तो एग्जैक्ट। सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि लॉ लॉ नीड नॉट बी प्लीडेड। अगर आप प्लीड करते हो तो दैट इज, इट इज नॉट द बार, यू कैन प्लीड द लॉ, बट लॉ डजंट रिक्वायर दैट यू शुड प्लीड द लॉ। बट अगर आप प्लीड करते हैं तो वो मेजर इरेगुलरिटी नहीं है, उसकी वजह से आपका दावा खराब नहीं होगा। आप बहुत से लोग, अभी तो फैशन आ गई है, लोग लॉ भी प्लीड करने लगे हैं। तो आपको आपको बताया कॉस्ट टाइटल, कॉस्ट टाइटल में आपके प्लांटिव एंड द डिपेंडेंट, टाइटल, आपका नरेशन जिसको अपन प्लीडिंग बोलते हैं, आपका जिस जिस फैक्ट पे आपकी केस मतलब बेस है वो उसको प्लीडिंग बोलते हैं, वो आपको लेना है। कॉज ऑफ एक्शन लेना है, पर्टिकुलर आपसे क्लेम लेना है। अब बाद में आता है तुम्हारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसका थोड़ा एक समरी आपको थोड़ा देना होता है, वो हो गया। और अल्टीमेटली आपको प्रेयर, आपका जो आपने जो मांग की वो प्रेयर ले लिए, और उसके बाद में आपका एफिडेविट, अभी पहले वेरिफिकेशन चलता था। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दैट प्लीडिंग शुड बी वेरीफाइड। नाउ प्लीडिंग शुड बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। अभी अभी जो 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ सीपीसी का, पहले कैसा वेरिफिकेशन रहता था प्लीडिंग, प्लीडिंग को मतलब आधार, लेकिन अभी कैसा है, अब इट शुड बी अफर्म बाय द प्लेंटिफ, यानी देयर शुड बी एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ योर प्लीडिंग। ये हो गया आपका प्लेन। ये सारी चीजें आ गई आपके प्लेन में। फिर उसके बाद में है इशू रहता है, जैसे कि जब कोर्ट उसको एग्जामिन करता है कि ये चीज देखी जाती है कि वेदर यू हैव इंप्लीडेड ऑल नेसेसरी पार्टीज इन द प्लीडिंग। तो फिर अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि इसमें कुछ छूट गया तो बाद में भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दैट कि आप at any stage of the proceeding you can impede any person as a defendant or as the plaintiff if you think that the one of the defendant or the person which have been the defendant, plaintiff has is omitted to be impleaded as a plaintiff. At any stage of the suit you can include or brought that plaintiff on record, or the person to whom you should have impleaded as a defendant has been omitted to be impleaded as a defendant. You at any stage of the proceeding can implead such person as a defendant. So there is no bar at once you should implead all the parties. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ में रिलीफ मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, या आपको डाउट है कि भाई ये नेसेसरी पार्टी है या नहीं है, तो आप कभी भी आप उसकी जानकारी हासिल करके आप उसको उस सूट में पार्टी बना सकते हैं। तो ये हो गया पार्टी का
पार्टी बनने के बाद में जब आपको 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 डिसाइड करना है कि कौन सा, किसको आपको पार्टी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, या गलती से या ओमिशन से या बाय मिस्टेक से या ओवरसाइट से या इन एडवर्टेंटली आपको लगता है कि कोई पार्टी छूट गई है, तो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग आप एक सिंपल एप्लीकेशन आपको करना है फॉर ज्वाइनिंग नेसेसरी पड़े अंडर ऑर्डर 1 रूल 10. Under order 1 rule 10, you can include any person as a party defendant at any stage of the proceeding. यानी दावा किसी भी स्टेज पे रहे आप उसको कर सकते हैं, और उसके लिए आपका दावा वो करना पड़ेगा, मतलब इम्प्लीट करना, एमेंड करना पड़ेगा. ये हो गया. इसके बाद में ये आपने कर लिया. उसके उसके बाद में जैसा अब बात आती है कि आपने दावा फाइल कर दिया, उसका नोटिस डिफेंडेंट को गया और डिफेंडेंट उसमें फिर अपीयर होता है. डिफेंडेंट भी अपीयरेंस पे उसको विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस 30 days डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है. उसमें उसका जो भी डिफेंस है उसका उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, या 30 days या 90 days या एक्सटेंडेड टाइम भी. जो कोर्ट जो आपको एक्सटेंडेड टाइम देता है फॉर फाइलिंग प्लीडिंग इन डिफेंस, वो फाइल करते समय एक महत्व की चीज जो रहती है, जैसे प्लेंटिफ के प्लेंट में जो प्लीडिंग्स होती है वो प्लेंटिफ अपने हिसाब से उसमें लिखता है. तो जब डिफेंडेंट कोर्ट में आता है और अपनी प्लीडिंग फाइल करना है, तो क्या चीज महत्व की वो आपको ध्यान देना है कि प्लीडिंग शुड बी डिनाइड स्पेसिफिकली. यानी जो जिस चीज को आप खंडन करना चाहते हैं उसका खंडन स्पेसिफिक होना चाहिए, वेहेमेंटली होना चाहिए. अगर आप अपना खंडन नहीं करते हैं वहां पे, तो ऑर्डर 8 रूल 5 के हिसाब से या रूल 10 के हिसाब से वो जो आपने जिस चीज का खंडन नहीं किया, जिस पर्टिकुलर प्लीडिंग का आपने खंडन नहीं किया है, वो ये माना जाएंगे कि आपने वो एडमिट कर लिया. आप उस चीज को एडमिट करते हो, फिर उस बारे में फिर प्लेंटिफ को किसी प्रकार का कोई मतलब एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं रहती. उसमें स्पेसिफिकली है the pleading which are not specifically denied are deemed to have been admitted by the defendant. या फिर कोर्ट अपने डिस्क्रेशन में, even if the defendant fails to reply or specifically deny the specific pleading, the court in its discretion call upon the plaintiff to prove that fact otherwise than such admission. यानी even if there is an admission, कोर्ट आपको बोल सकता है कि नहीं, आपको ये फैक्ट साबित करना पड़ेगा, आपको एविडेंस लीड करना पड़ेगा. तो एक ये चीज तो है, सेटल प्रिंसिपल है लॉ का, कि अगर आप डिनायल नहीं दे रहे तो वो फैक्ट आपने एडमिट कर लिया, ये मान के चलो. तो केयर आपको लेना है जब आप डिफेंडेंट की तरफ से होते हैं ना, तो आपको ये बहुत बहुत ध्यान से आपको ये देखना पड़ता है कि प्लीडिंग शुड बी डिनाइड स्पेसिफिकली. आपको कैसा, एक एग्जांपल आपको दूंगा कि एक प्लेंट में एक प्लीडिंग है कि एक पर्टिकुलर प्लीडिंग प्लेंट में आई हुई है. एक एग्जांपल अगर अपन लेते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, देयर इज अ स्पेसिफिक प्लीडिंग इन पैरा नंबर 1 that the plaintiff entered into an agreement of sale with the defendant, and an agreement has been executed on a particular day and a consideration has been decided at rupees so and so. ये एक पर्टिकुलर प्लीडिंग है. तो आप अगर डिफेंडेंट के साइड से आ रहे हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा उसमें, आपको ये बोलना पड़ेगा द डिफेंडेंट स्पेसिफिकली डिनाइड दैट देयर वाज an agreement entered into by the plaintiff with the defendant for a particular consideration. तो आपको स्पेसिफिकली डिनाइड करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था. अगर आप स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं करते या आप इवेसिव रिप्लाई देते हैं उस पर्टिकुलर प्लीडिंग को, तो कोर्ट के नजरों में आपने उस चीज को एडमिट कर लिया या गलत तरीके से आप डिनाइल दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके अगेंस्ट में जाएगा. तो प्लीडिंग बहुत ही महत्व की चीज है सिविल प्रैक्टिस में. प्लीडिंग so far as plaintiff is concerned, pleading should be specific. आपको पर्टिकुलर फैक्ट पर्टिकुलर मैनर से विथ डेट टाइम विथ रेफरेंस टू डेट एंड टाइम आपको प्लीड करना है. आप जनरल प्लीडिंग नहीं कर सकते. जनरल प्लीडिंग इज नो प्लीडिंग. आप एक जनरल स्टेटमेंट करेंगे, आप बोलेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ था, आप डेट नहीं मेंशन कर रहे, किसके सामने को हु वेयर द अटेस्टिंग विटनेस,
ये सारी चीजें अगर स्पेसिफिकली आप प्लीड नहीं करते और जनरल लिखते हैं कि भी एक सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, ना आप उसकी डेट डालते हैं, ना टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें आपके प्लीडिंग में इंक्लूड करते हैं, तो इट इज ए जनरल प्लीडिंग. जनरल प्लीडिंग इज नो प्लीडिंग. इट इज a bad pleading in the eyes of law. You will never succeed in a suit if you plead generally. So there should not be a general pleading. Pleading should be specific. ये आपको ध्यान में रखना है. From both the sides, from the side of plaintiff as well as on the side of defendant. There should be a specific pleading so far as plaintiff is concerned, and so far as defendant is concerned, pleading should be specifically denied. ये आपको ध्यान में देना है. Each and every statement of fact should be specifically denied. यानी आपका जो खंडन है वो स्पेसिफिक रहना चाहिए, आपको ध्यान में देना है. अब डिफेंडेंट ने वहां पे अपनी प्लीडिंग दायर कर दिया कोर्ट के अंदर में, फिर वो उसमें अगर कुछ गलती होती है तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है. प्लीडिंग आने के बाद में फिर स्टेज आती है डॉक्यूमेंट. अब होता क्या है ना, एक्चुअल में एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, plaintiff is required to file all documents in which he bases his claim. तो अपन क्लेंट के साथ ही सारे डॉक्यूमेंट हम लोग ने फाइल कर देने चाहिए जिसपे आपका क्लेम है. लोग क्या करते हैं ना, डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं करते, प्लेंट फाइल कर देते हैं, कुछ नॉमिनल डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं क्लेंट के साथ और वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करते. एक्चुअल में डॉक्यूमेंट सारे हम लोग ने फाइल कर देने चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि जो कोर्ट जो इश्यूज जो फ्रेम करता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग एंड द डॉक्यूमेंट. यानी कोर्ट को पावर है, ऑर्डर 14 है हमारे ख्याल से, ऑर्डर 14 फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. इश्यूज शुड बी फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग एंड द डॉक्यूमेंट. यानी इसलिए क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंट हम लोग ने प्लेन के साथ ही फाइल कर देने चाहिए, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको आपको लगता है कि हम लोग को उसको डिपेंडेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना है. कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. कि एक एग्जाम्पल हम दूंगा, ऐसा कोई जजमेंट आपके पास में या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया हुआ है, उसके प्रोबेबल प्लीडिंग से, या ऐसा कुछ मटेरियल है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है और आपको लगता है कि उस पर हम लोग ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कोई प्रश्न पूछना चाहिए. जैसा कि एक एग्जांपल हम आपको दूंगा कि डिफेंडेंट को किसी समय कोई कन्विक्शन हुआ था, तो लेकिन वो डॉक्यूमेंट को हमको पहले नहीं डिस्क्लोज करना है, वो उसको आपको प्रश्न पूछना है क्रॉस एग्जामिनेशन के भी आपको कभी किसी न्यायालय में सजा हुई थी. अगर वो हाँ नहीं बोलता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सामने लाना है. तो देर आर टू स्टेजेस ऑफ फाइलिंग डॉक्यूमेंट which party can file with pleading, as well as the document which if the party intends to contradict the witness, that document can be filed during the course of cross examination. ऐसे डॉक्यूमेंट आप क्रॉस एग्जामिनेशन के समय फाइल कर सकते हैं with the permission of the court. You can detain all those documents which you think that it may be useful during the course of cross examination. ऐसे डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि क्रॉस के समय आप उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने क्रॉस के समय फाइल कर सकते हैं. अब आपने प्लेन फाइल किया, प्लेन के साथ डॉक्यूमेंट फाइल किया, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया. अब इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपने फाइल कर दिया, लेकिन उसकी आप चाहते हैं कि भाई वो डिफेंडेंट एडमिट कर ले, या आपको ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट को, तो आप नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट दे सकते हैं किसी भी स्टेज पे. प्लीडिंग फाइल होने के बाद में आपका यानी प्रोसीजर को कट पर, जैसे आपके 10 विटनेस है और आपके पास में 10 डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया है प्लेन के साथ में, तो सारे 10 डॉक्यूमेंट के ऑथर अगर डिफरेंट है तो आपको कैसा है, इसमें ट्रायल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा. सारे डॉक्यूमेंट के जो ऑथर्स है उनको कोर्ट में लाके वो सारे डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा. तो ये कैसा है कि लंबी प्रोसीजर हो जाएंगी. तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए आप न्यायालय में एक नोटिस टू एडमिट करके होता है, वो अगर आप उसमें लिख दे और आप नोटिस दे डिपेंडेंट को कि और दिस प्लेंटिफ इंटेंड्स टू प्रूव ऑल दिस डॉक्यूमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट वो प्रूव करना चाहता है, तो इसका नोटिस देगा कॉलिंग अपॉन द डिपेंडेंट टू एडमिट ऑल दोज डॉक्यूमेंट. if the defendant admits those documents, then in that situation you need not prove those documents. यानी आपको जो 10 विटनेस जो एग्जामिन करने थे वो आपको अब फिर वो एग्जामिन नहीं करने. तो अभी हमने तो अपने लाइफ में देखा है कि लोग ये जो प्रावधान है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट या नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, इसका इस्तेमाल ही नहीं करते.
वो सारे 10 के 10 विटनेस को एग्जामिन करेंगे, कोर्ट का भी समय बर्बाद करेंगे, खुद का भी समय बर्बाद करेंगे। उसका थोड़ा एक आप अगर अध्ययन कर लेते हैं, इन विच सर्कमस्टांसेस दी नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट एंड नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड, वो अगर अध्ययन आप कर लेंगे ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से, तो आप यानी पूरे प्रोसीजर को एक काफी हद तक के लिमिटेड कर सकते हैं, और आपको फायदा भी होगा। एक्सीडेंटली कभी कभी क्या होता है कि आपने नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट दिया, और गलती से क्या होता है, डिपेंडेंट इतना केयरलेस रहते हैं ना वायर लोग कि उसको एडमिट भी कर लेते हैं। या फिर अगर आप एडमिट भी नहीं कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट दी हुई है, उसको 7 दिन के अंदर ही आपको उसको आपके नोटिस टू एडमिट को आंसर देना है, यानी रिप्लाई देना है। अगर वो 7 दिन के अंदर वो रिप्लाई नहीं दे रहा ना, तो ये माना जाएगा कि उसने वो डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया। ऐसा स्पेसिफिक प्रावधान है, हम आपको शायद हमको ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, प्रावधान है इसमें ना। हाँ देखिए, ऑर्डर 12 में रूल 2A में है ये हम आपको पढ़ के बताऊंगा। डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट। या आपने नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट दिया, उसकी सर्विस आपने डिपेंडेंट पे की, और वो अगर आवाज ही नहीं आ रही है। और इन हिज रिप्लाई shall be deemed to be admitted except as against the person under this, यानी मैंडेटरी है, shall be deemed to have been admitted, यानी ये न्यायालय द्वारा ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने वो डॉक्यूमेंट को एडमिट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा विपन है हम लोगों के हाथ में, कि हम लोग ने हर ट्रायल में नोटिस टू एडमिट देना ही चाहिए। हम लोग जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके, अगर वो आप देते हैं और एक्सीडेंटली बाय एन एडवर्टेंस और बाय केयरलेसनेस और बाय मिस्टेक, आप जो भी बोलिए उसको, डिफेंडेंट का लॉयर या डिफेंडेंट आपके नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट को विद इन लिमिटेड टाइम, जो कोर्ट टाइम फिक्स करता है उसमें अगर वो नहीं दे रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, डिनाइड नहीं कर रहा है, तो ऑल दोज डॉक्यूमेंट डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड, यानी न्यायालय ये मानेगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया। समझ गए? तो ये बड़ा बहुत महत्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिविल ट्रायल ना, ये बहुत महत्व की चीज है। सर ये कभी भी नोटिस दी जा सकती है कभी भी जिस केस कभी भी ऐसे जी एक्चुअल में इसका समय का क्या महत्व है कि देखो कैसा है, अपन हम लोग ने प्लीडिंग फाइल की, उसके बाद में हम लोग प्लीडिंग के साथ डॉक्यूमेंट फाइल किए, उसके बाद में अपना जो एविडेंस शुरू होने के पहले हम लोग ने देना चाहिए एक्चुअल में। पहले जी हाँ, हालांकि आप कभी उसके भी दे बाद भी दे सकते हैं, सकते हैं लेकिन लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर छूट गए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर अपने प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं बाद में, तो 7-14 दिन, सॉरी 14-3 में अपन पेश कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन देखो कैसा है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ना, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड ऑन और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ ऐसा है। चलिए और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना है। हालांकि वो हाँ, मैंडेटरी नहीं है, वो जो प्रावधान है मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बाद में भी लेकिन क्या फ्रेम है, किए जा सकते हैं इशू, बाद में भी फ्रेम किए जा सकते हैं, कोई नया इशू नहीं आता नहीं, है हाँ तो आप देखो इश्यूज का क्या है कि इश्यूज, रिकास्टिंग ऑफ इश्यूज की एप्लीकेशन आप कभी भी दे सकते हैं। हाँ, आपको लगता है आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट ने गलत इश्यूज फ्रेम किया है, या जो जो फ्रेम ऑफ जो लैंग्वेज होनी चाहिए, या फ्रेम ऑफ इश्यूज जो होना चाहिए था, जिस मैनर से इश्यूज फ्रेम करना चाहिए था, या इश्यूज क्या रहता है ना, इश्यूज जो फ्रेम करते हैं ना, वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पे है, उस हिसाब से इश्यूज फ्रेम करने चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता है, न्यायालय इश्यूज फ्रेम करते समय ना, जो बर्डन प्लेंटिफ पे है ना, तो इशू इस तरीके से फ्रेम करता है ना, वो बर्डन डिफेंडेंट पे चले जाता है। जी तो गलत, आपको वहां पे भी उस स्टेज पे भी आपको ध्यान देना है कि न्यायालय ने जो इश्यू फ्रेम किया है, वो 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 बर्डन ऑफ प्रूफ का जो लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया है या नहीं, ये ध्यान में आपको देना है। अगर आपने जो बर्डन आप पे नहीं है और इश्यूज में वो बर्डन आप पे आ रहा है, तो आपको इमीडिएट एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा कोर्ट में कि रिकास्टिंग ऑफ इशू। यानी आपके नजरिए से वो इशू क्या होना चाहिए, वो आपको ड्राफ्ट करना है, और वो आपको एप्लीकेशन न्यायालय में देके
आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी न्यायालय को कि ये न्यायालय ने ये पर्टिकुलर इशू गलत फ्रेम किया है, इसका रिकास्टिंग किया जाए। इस प्रकार से आपको, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को आपको, इसलिए इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल ट्रायल के अंदर। अगर आपको बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप यहाँ पे धोखा खा जाओगे इश्यूज के अंदर में। तो उसमें आपका वन प्लीडिंग हो फिफ्टी गया। 151 में अपन आवेदन लगा सकते हैं ना, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 151 में। नहीं नहीं, ऑर्डर 14 रूल 3 में से भी है, फॉर कास्टिंग ऑफ उससे इश्यूज, भी है 151 में, तो सभी ऑर्डर आ ऑर्डर जाएगा। 14, आफ्टर ऑर्डर 14 में एप्लीकेशन का हाँ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 14 फॉर रिकास्टिंग ऑफ इशू, रिकास्टिंग ऑफ इतना इशू। सिंपल हेडिंग करके आप वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अभी आपका इश्यूज हो गया। इश्यूज के बाद में फिर इशू आपको बता दिया हमने कि आपको इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के स्टेज पे क्या ध्यान देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपको देना है, और फिर डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में देने हैं। फिर इश्यूज फ्रेम हो गए, उसके बाद में स्टेज आती है एविडेंस की। तो आपने पहले नोटिस दिया कि अगर जो डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है या फिर उसने अपने प्लीडिंग में एडमिट कर लिया है, कोई चीजें डिफेंडेंट अपने प्लीडिंग में भी एडमिट कर लेता है, तो उसका फिर आपको एविडेंस नहीं देना है। नहीं देना। वो फिर आप गलती नहीं करना एविडेंस देने की। नहीं तो क्या होगा ना कि जो चीज एडमिट कर लिया उसका अगर आप एविडेंस दे रहे हैं ना, तो वो फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन आपका केस बिगड़ सकता है। तो सबसे महत्व की चीज है कि आपकी प्लीडिंग और डिफेंडेंट की प्लीडिंग की माइन्यूट रीडिंग विथ रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। वो अगर आपने ध्यान में रखा ना, तो आपका लीडिंग ऑफ एविडेंस का जो स्टेज है ना, वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फिर आपको लीड आपको 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 ये डिसाइड करना है कि हम लोग ने क्या एविडेंस वहां देना है, जो विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर इशू। वो आपको आपके आपके अनुभव से या फिर आपके यह सारा इसका मतलब प्लीडिंग का और डॉक्यूमेंट का आपका अध्ययन करने के बाद में आपको आपको डिसाइड करना है कि भी क्या एविडेंस हमको देना है। एक एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि आप एक सूट फॉर पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल है, तो आपको नेचुरली आपको सेल डीड प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा सेल डीड का। अब सेल डीड प्रूव करने के लिए आपको किसको एग्जामिन करना पड़ेगा, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट। और जो डॉक्यूमेंट है, तो प्लेंटिफ उसका ऑथर है, डिफेंडेंट जिसने एग्जीक्यूट किया डॉक्यूमेंट वो ऑथर है, उसको आपको वो करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 68 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो वो आपको आपको वो आपका निर्णय है, उस बर्डन ऑफ प्रूफ के हिसाब से आपको लेना है। फिर प्लेंटिफ का एविडेंस हो गया, फिर आपको देखना है सारा एविडेंस लिस्ट करने के बाद ऐसा कुछ चीज छूट तो नहीं गई जो आपने आपको बर्डन डिस्चार्ज करना था और आपने वो बर्डन नहीं किया, तो वो फिर उसके बाद आपका एविडेंस, जैसे प्लेंटिफ का एविडेंस हो गया, तो हम लोग के यहाँ पे तो कोर्ट में एक एक हम लोग वो चीट फाइल करते हैं जिसको पुरसीज बोलते हैं। पुरसीज फाइल करके हम लोग कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई अभी द प्लेंटिफ हैज एग्जामिन हिमसेल्फ एंड द अदर विटनेसेस, नाउ प्लेंटिफ डजंट वांट टू एग्जामिन एनी अदर विटनेसेस। वो इंटीमेशन देके वो प्लेंटिफ की साइड फिर क्लोज हो जाती है, क्लोज हो जाती है। फिर डिफेंडेंट की एविडेंस चालू होता है। फिर वो डिफेंडेंट अपने हिसाब से, फिर उसमें भी जैसा जैसा रोल प्लेंटिफ का है वही रोल अपना डिफेंडेंट का है। अब आपने जो डिफेंस लिया है उस रेफरेंस में आप पे क्या बर्डन है, वो आपको डिसाइड करके फिर आपको एविडेंस लेना पड़ेगा। और फिर प्लेंटिफ के एविडेंस को आपको क्रॉस करने का चांस रहता है और अपना खुद का एविडेंस देने का। वो चीज़ें जो प्लेंटिफ के इसमें आपके मतलब अगेंस्ट में नहीं आई हैं, तो उसको आपको एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं। जैसा यानी लॉ ऑफ प्लीडिंग दोनों के लिए, प्लेंटिफ के लिए डिफेंड, बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों के लिए, प्लेंटिफ के लिए, डिफेंडेंट के लिए। तो वो आपको एक बार अध्ययन कर लेंगे तो वो चीज़ ये सारी चीज़ें अब आ गई इसमें। फिर उसके बाद में काउंटर अगर फिर रहा उसके तो बाद में काउंटर रहा तो सर काउंटर। हाँ सर, आपको आपको डिसाइड करना है। आपको जब आप प्लीडिंग फाइल करते हैं ना, डिफेंड काउंटर क्लेम तो डिफेंडेंट करता है ना। जी जी। तो आप जब अपना प्लीडिंग फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, तो आपको ऐसा लगता है कि भी ये जो पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन है, इस रेफरेंस में आप प्लेंटिफ से कुछ क्लेम करना चाहते हैं। सेटअप है जैसा फिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेटअप को। सेटअप मतलब वो फिटाते हैं ना अपन उसको, तो अपन फिटम फाड़ बोलते हैं उसको, अपने अपने कॉमन पैरेलेंस में अपन फिटाना बोलते हैं ना, सेटअप। तो और सेटअप अलग चीज है और काउंटर क्लेम अलग चीज है।
आप चाहते हैं कि हमको डिफेंडेंट प्लेंटिफ से कुछ लेना है, मुजरा जैसे हाँ, आपको आप लोग क्या बोलते हैं उसको, काउंटर क्लेम को प्रति दावा, प्रति दावा, और जो प्रति दावा, एडजस्टमेंट रहता है जो वो मुजरा, प्रति दावा। एक मुजरा भी प्रति है दावा। या तो प्रति दावा जैसे जैसे आप प्रति दावा या गुजरा भी बोलते हैं। नहीं, मुजरा थोड़ा हाँ अलग हो जाता है। अलग है, प्रति दावा सेटअप बोलते हैं। सेटअप सेटअप हाँ, थोड़ा अलग हो जाता है। तो जैसा अभी आप आपने अच्छा हो गया इसका जिक्र कर दी, नहीं तो वो हम लोग वो स्लिप हो जाता था। प्रति दावा क्या है कि प्लेंटिफ अगर आप पे क्लेम करे, जैसे कि प्लेंटिफ ने क्लेम किया है सूट फॉर डिक्लेरेशन इन रिकवरी परपेचुअल रिकवरी के लिए इंजंक्शन, ऐसा से मान लीजिए, रिकवरी रिकवरी ऑफ हाँ। मनी। पकड़ो आप, इंजंक्शन के सूट में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ फाइल किया कि भी पर्टिकुलर पीस ऑफ, अगर वो इंजंक्शन मांगता है और किसके खिलाफ मांग रहा है, ओनर के खिलाफ, देखो पार्टी ओनर के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, डिक्लेरेशन परपेचुअल इंजंक्शन, ही शुड नॉट बी डिस्पोजेड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ऐसा इंजंक्शन फाइल कर सकता है। आप में से हर एक को ये बात मालूम होगी। तो जब इस केस में अगर आप डिफेंडेंट के लिए आ रहे हैं तो आप क्या काउंटर क्लेम करेंगे, आपके पास टाइटल है तो आप सूट पर पोजीशन फाइल करेंगे एज ए काउंटर क्लेम। आप बोलोगे ना कि भाई मैं इसका टाइटल मेरे पास है और मेरे को कानूनन इसका पोजीशन मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में आप काउंटर क्लेम फाइल करेंगे। अगर आप वहां पे अगर काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको ऑर्डर टू रूल 2 का दिक्कत आ सकती है, या फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो आपको बहुत चौकस रहना, आपके खिलाफ में सूट पर डिक्लेरेशन परपेचुअल इंजंक्शन फाइल किया, जिस जो कि आप मालक है एज ए डिफेंडेंट, तो फिर आप उस पोजीशन सूट में के लिए होंगे तो आप पोजीशन का सूट आपको फाइल करना, काउंटर क्लेम फाइल करना पड़ेगा। तो काउंटर क्लेम जो है ना, उसको भी लॉ ऑफ प्लीडिंग वो एप्लीकेबल है, ऑल लॉ ऑफ प्लीडिंग इज एप्लीकेबल टू काउंटर क्लेम। लिमिटेशन हो गया, प्लीडिंग्स हो गया, और फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, या लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट होगा, हो गया वैल्यूशन हो गया, जुरिडिक्शन हो गया, ये सारी चीज जो तुम्हारे ओरिजिनल प्लीडिंग को लागू होती है ना, तो काउंटर क्लेम को भी लागू होती है। यानी एक एक सिंपल शब्दों में हम आपको बताऊंगा, ऑल लॉज ऑफ प्लीडिंग आर अप्लीकेबल टू काउंटर क्लेम, ऐसा प्रावधान ही है इसके अंदर में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। काउंटर क्लेम होने के बाद में फिर काउंटर क्लेम का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपको देखना है, और उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट क्या फाइल करना है वो फाइल करना है। ये सारी चीजें होने के बाद, एविडेंस आपका होने के बाद में फिर, हाँ इसके अंदर में और एक महत्व की चीज है, आप, सर हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें जो सेट ऑफ मतलब काउंटर केस होता है तो उसकी पहले सुनवाई होगी ना, वो जो नहीं जो नहीं प्रति दावा नहीं जो नहीं नहीं नहीं, वो सूट के साथ ही होता है काउंटर क्लेम भी, नहीं तो वो एक ही, सर जैसे जैसे हाँ किसी ने मूल दावा पेश किया, उसके बाद हाँ हमको लग रहा है कि नहीं हमको भी प्रति दावा पेश करना चाहिए, हम हाँ प्रति हाँ दावा पेश करते हैं, तो जो हाँ हाँ फर्स्ट टाइम जिसने किया था वादी ने, हाँ उसके हाँ, उसके उसको रोक दिया जाएगा ना विचारण के लिए, पहले नहीं नहीं प्रति नहीं दावा। नहीं, बिल्कुल गलत, नहीं नहीं, वो नहीं नहीं साथ साथ बिल्कुल गलत चलेंगे, गलत साथ गलत साथ गलत चलेंगे। गलत, नहीं नहीं नहीं, गलत है लिलारे जी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें कैसा है, हाँ अगर प्लांटिफ अगर कोई एप्लीकेशन करके न्यायालय को दरखास्त करे कि भाई ये जो प्रति दावा इसने पेश किया है, ये प्रति दावा डिफेंडेंट ने सेपरेटली फाइल करना चाहिए या इसको इस सूट में नहीं नहीं डिसाइड किया करना जाए। चाहिए, नहीं किया जाए, ऐसी एप्लीकेशन वो कर सकता है, लेकिन उसको उसको न्यायालय को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस मुद्दे के ऊपर में। जैसे सर मनी सूट होता है, मनी सूट कि मैंने किसी के ऊपर मनी सूट लाया 5 लाख रुपए का, हम्म, फिर जिसके ऊपर मैंने मनी सूट लाया था उसको लगता है कि नहीं मेरे को भी इससे 2 लाख रुपए लेना था, तो वो हाँ दो बिल्कुल लाख बराबर, वो प्रति दावा लाता है, तो वो बिल्कुल जो दो बराबर है। लाख तो पहले वो 2 लाख वाले मैटर पे चलेगा ना नहीं विचारण। नहीं नहीं नहीं, सब एक साथ चलेगा। साथ चलेगा। देखो देखो, प्लांटिफ के प्लीडिंग पे इश्यूज फ्रेम होंगे, डिफेंडेंट के काउंटर क्लेम पे भी इश्यूज फ्रेम होंगे एक ही सूट में। हाँ लेकिन लेकिन ये काउंटर क्लेम अगर इस कॉज ऑफ एक्शन से कनेक्टेड नहीं है तो कोर्ट सेपरेट में सूट, ऑर्डर डिफेंडेंट टू फाइल सेपरेट सूट। सेपरेट सूट।
court may direct the defendant to file a separate suit. If the counterclaim of the defendant is not connected with the cause of action pleaded by the plaintiff ना, तो court may in its discretion direct the defendant to file a separate suit. ऐसा हो सकता है। अगर अच्छा। न्यायालय को ऐसा लगता है कि भाई ये जो काउंटर क्लेम जो किया है इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है दावे से, तो फिर न्यायालय डिफेंडेंट को ऐसा निर्देश दे सकता है कि उसने सेपरेट सूट फाइल करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो प्रतिदावा उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, यानी उसका उससे मतलब समझो क्या बोलते हैं उसको, रिलेवेंट है, हाँ। कनेक्टेड है, तो वो तो न्यायालय पे भी बंधन कारक है कि वो प्रतिदावा वो उसका सूट के साथ ही डिसाइड करे, और एक ही समय में वो क्या बोलते हैं इश्यूज फ्रेम होंगे और वो उसी के साथ में डिसाइड होगा। और प्रतिदावा फाइल करने के बाद में प्लांटिफ को क्या करना पड़ेगा, प्लांटिफ को उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, हाँ समझ गए ना। जी जी। प्लांटिफ भी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा काय पे, काउंटर क्लेम पे, और वो काउंटर क्लेम पर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद में फिर न्यायालय उसमें इश्यू फ्रेम करेगा एज पर ऑर्डर 13, हमारे ख्याल से ऑर्डर 13, हाँ ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 के हिसाब से वो इश्यूज फ्रेम होंगे, और फिर अपने क्या बोलते हैं तुम्हारा प्लांटिफ पहले एविडेंस देगा फिर डिफेंडेंट, या तो फिर जो क्रम है एविडेंस देने का वो डिस्क्रेशन रहता है पार्टी का, या फिर न्यायालय का डिस्क्रेशन रहता है। न्यायालय कभी कभी डिफेंडेंट को भी बोल सकता है कि भी वो पहले एविडेंस उसमें लीड करे करके, वो न्यायालय ने डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर केस या इश्यूज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर केस, वो उसके बारे में वो न्यायालय को डिसाइड करना है। तो अब हो गया तुम्हारा एविडेंस हो गया, काउंटर क्लेम हो गया, एविडेंस हो गया, अब अमेंडमेंट का भी हम आपको बता दूंगा कि एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग यू कैन अमेंड यूर प्लीडिंग। तो अब क्या है, अभी तक तो ऐसा था कि आप कुछ भी प्लीडिंग किसी भी स्टेज पे आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बाद में क्या हो गया ना कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल pleading cannot be amended. Commencement of the trial. Once the trial is commenced now, the parties cannot amend the pleading. यानी plaintiff या defendant pleading amend नहीं कर सकते। वो प्रोवाइडो देखो, प्रोवाइडो हम आपको पढ़ के बताऊंगा, पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसकी। ऑर्डर 6 रूल 17 हम बताते हैं आपको, नहीं वो आपको ध्यान में देना है, बहुत महत्व का मुद्दा उसमें है, इसलिए हमको रीड करना ही अच्छा रहेगा उसमें। ऑर्डर रूल देखो, ऑर्डर 6 रूल 17 है, तो महत्व का इसलिए हम आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्व की चीज है वो। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मैनर and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. ये देखिए, ये महत्व का प्रोवाइडो जो है ना उसका, provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, and once the trial has commenced now, the court is not duty bound to allow the parties to amend their pleading unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of the trial. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लीडिंग जो प्लांटिफ के नॉलेज में थी या डिफेंडेंट के नॉलेज में थी, नॉलेज में रहने के बावजूद भी वो उसने अपने प्लीडिंग में इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसी सारी प्लीडिंग आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन इसके ऊपर में बहुत सारे अभी सारे जजमेंट आए हैं, वो अभी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल वो लोग अमेंडमेंट अलाउ करते हैं, बहुत डिबेटेबल इशू है वो, उसको उस पर अभी ये इवन अपलेट स्टेज में भी किए जा सकते हैं ना सर, अपलेट स्टेज में भी? नहीं देखो, उसका क्या, उसका रिलेवेंट फैक्टर क्या है हम आपको अभी बता दूंगा। उसमें क्या ऐसी कुछ बातें जो रहती है वो प्लांटिफ के
नॉलेज में नहीं रहती, या फिर या क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट होता है। जैसे प्लांटिफ ने सूट फाइल किया, उसको डिफेंडेंट ने अपना रिप्लाई फाइल किया बाय फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट, तो उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं आती है, तो फिर ऐसा लगता है डिफेंडेंट को नहीं, अब इसमें अमेंडमेंट जरूरी है, तो वो भी वो प्लांटिफ कर सकता है। या फिर ये नॉलेज जो प्लेंटिव के ये फैक्ट प्लेंटिव के नॉलेज में नहीं था, वो बाद में उसके नॉलेज में आता है, तो वो उसको अमेंड कर सकता है। ऐसा है उसका लॉ। तो वो सारा कैसा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के पर आधारित रहता है। तो ये हम लोग ने क्या करना चाहिए, जब हम लोग प्लीडिंग जब बनाते हैं ना, तो ये सब सारी चीज छोड़ना ही नहीं चाहिए, सारी चीज हम लोग ने उसमें इंक्लूड कर लेनी। हम लोग के केयरलेसनेस या फिर मिस्टेक से या इन एडवर्टेंसली हम लोग से गलती हो जाती है और महत्व के मुद्दे हम लोग छोड़ देते हैं। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए आगे चल के। इसमें होता क्या है ना, आप एविडेंस के स्टेज पे अगर नई प्लीडिंग लाना चाहते हैं, तो उससे होगा क्या मालूम है क्या, कि वो डिले होगा ट्रायल को डिले होगा। आपने एप्लीकेशन दिया प्लीडिंग को अमेंड करने का, उसमें न्यायालय ने आदेश दिया, वो आदेश को भी एग्रीड पर्सन चैलेंज कर सकता है, फिर वो हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल करेगा या रिट पिटीशन फाइल करेगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि क्या है, प्लीडिंग एक ही बार बनती है, बहुत ध्यान से उसको जब हम लोग जब दावा फाइल करते हैं ना, तभी अच्छी तरह से बना ले, तो अच्छा रहेगा। फिर या नई चीज आपको लगता है और वो रिलेवेंट है, तो बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो कैसा है, डिलेइंग प्रैक्टिस है और डिले होगा उसमें। ये होगा, फिर आप दोनों पार्टी का उसमें एविडेंस हो गया, अब आगे स्टेज तुम्हारे आर्गूमेंट की। अब प्लेंटिव के तरफ से आर्गूमेंट में आपको क्या लेना है कि सबसे पहले तो हम लोग की प्लीडिंग और इश्यूज, क्या इश्यूज है, इश्यूज पे हम लोग को आर्गूमेंट करना पड़ता है, कौन से इश्यूज प्लेंटिफ ने प्रूव किए, कौन सा एविडेंस हम लोग ने दिया था, किस एविडेंस के आधार पे हम लोग ने उस इश्यूज को प्रूव करना है, और हम लोग को अपने आर्गूमेंट में ये बताना है कि वो जो बर्डन प्लेंटिफ पे था, वो प्लेंटिफ ने डिस्चार्ज किया है, कौन से फैक्ट से और कौन से लॉ से, यानी फैक्ट एंड द लॉ। हम लोग को कोर्ट का क्या बोलते हैं अटेंशन है, वो पर्टिकुलर फैक्ट पे अटेंशन करके बताना पड़ता है। ये और फिर द फैक्ट, इश्यूज, लॉ और केस लॉ, जो केस लॉ आप पे रिलायंस करना चाहते हो, वो सारे आप एक बार बैठ के उसका सब निकाल ले, और जिस पे आप रिलायंस करना चाहते हो वो सब न्यायालय के सामने ला के आपको न्यायालय को बताना पड़ता है कि प्लेंटिफ ने ये पर्टिकुलर इश्यूज को फ्रेम किया है, प्रूव किया है, और उसका अफर्मेटिव आंसर कोर्ट ने देना चाहिए। यानी कोर्ट द प्लेंटिफ, एक सरल शब्द में बोलूंगा, द प्लेंटिफ हैज proved his case, and the burden which was lying on the shoulder of the plaintiff has been discharged by the plaintiff, and the court should answer the particular issue in affirmative। ऐसा आपको कोर्ट को न्यायालय को बताना पड़ता है। फिर आपका आपका आर्गूमेंट, फिर डिफेंडेंट का आर्गूमेंट। पर डिफेंडेंट का आर्गूमेंट होने के बाद में आपको चांस रहता है रिप्लाई देने का। तो रिप्लाई में जो जो कुछ डाउटफुल पॉइंट या ऐसे पॉइंट जो आपने अपने आर्गूमेंट में नहीं बताया, वो पहली बार न्यायालय के सामने आते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हैं आपके काउंटर आर्गूमेंट में। तो ये सारा होने के बाद में फिर जजमेंट, फिर ये है पूरी प्रक्रिया एक सिविल सूट की। अब इसमें क्या डाउट है या क्या छूट गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न करना हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि आप में से कोई सिविल प्रैक्टिस करता है। तो आप, हमारा सजेशन आपको ये है, हमारी सलाह ये है कि आप बहुत, सिविल प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम तो बोलता हूँ इवन क्रिमिनल क्रिमिनल सर प्रैक्टिस से मैं भी इजी है। करता हूँ और आप लोगों ने सिविल प्रैक्टिस में आ- करता हूँ। सर सिविल क्या बोले? प्रैक्टिस में करता हूँ। सिविल हाँ, प्रैक्टिस में करता हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश जानकर बहुत खुशी हुई। नहीं, आप सिविल प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो इसमें आप और अपना दायरा बढ़ाइए, जी जी जी। इसमें दायरा आपको बढ़ाना है। और इसमें इसका सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक ही है, बढ़ जी, कि आप इसके केस लॉ डेली बेसिस पे अगर पढ़ते हैं ना, देखो इसमें सिविल में क्या होता है ना, हर हर रोज एक नई चीज सामने आती रहती है। जी जी जी। तो अगर आप अगर केस लॉ अगर पढ़ते रहे ना, तो आप देखना, आप एक 6 महीने में आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना, लॉ में। आप खुद ऐसा महसूस करेंगे
कि आप बहुत एकदम परफेक्ट हो गए हैं ना इसके सिविल प्रैक्टिस के बारे में। आप एक अच्छा स्थान प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और एक सिविल सूट की एक और स्पेशलिटी क्या है कि ये कॉमन चीज है। आप देखना अड़ोस पड़ोस में झगड़े होते रहते हैं, लोगों के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, मनी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, फाइनेंस के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, और फैमिली में पार्टीशन के झगड़े होते रहते हैं। तो यानी एक कॉमन चीज है। तो सिविल सिविल प्रैक्टिस जो है ना, एक ये कॉमन चीज है। अगर आप सिविल प्रैक्टिस में नहीं है ना, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप खो रहे हैं। ऐसा ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अंदर में हम मेरी यही सलाह है कि हम में से हर एक ने सिविल प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी डिफिकल्टी है वो आप पूछ सकते हैं, या आप खुद भी उसको अध्ययन से गेन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फील्ड है। देखो क्रिमिनल प्रैक्टिस में क्या होता है ना, क्रिमिनल एक लिमिटेड स्कोप होता है, लिमिटेड स्कोप रहता है। और कंपटीशन भी बहुत होती है सिविल प्रैक्टिस में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में। लेकिन सिविल प्रैक्टिस में कैसा है, बहुत स्कोप रहता है। और एक सीखने 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 की चीज है ये, मालूम है कि एक आसानी से आप इसको हासिल कर सकते हैं, और आपने हासिल करना चाहिए। सिविल में क्या है सर, सब अपने को खुद को बनाना पड़ता है, केस के हिसाब से। क्रिमिनल में सब बना बनाया मिलता है, फिर उसको अपने को डिफेंस करना पड़ता है। हाँ, नहीं और लेकिन सिविल में कैसा अपने है, को पूरी तैयारी से चलना पड़ता है कि नहीं अपने को क्या सिद्ध करना है। नहीं ये बढ़िया है फर्क जी, है दोनों लेकिन लेकिन देखो कैसा है, सिविल हमने आपको बताया ना, ये जी। कैसे कॉमन कॉमन फील्ड है ये। इसमें रोजमर्रा की जो चीज, इससे कैसा है, ये आप फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट मिलता है ना सिविल प्रैक्टिस से, है ना। और नॉलेज भी गेन करते रहते हैं आप माइन्यूटली अगर केस, आपने सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं भी पढ़ा ना, आप सिविल के ऊपर में एक ऑर्डर टू रूल 2 ले लिया आपने। ऑर्डर टू रूल 2 पे हमने आपको नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। ऑर्डर टू रूल 2 में क्या है, जैसा एक पर्टिकुलर क्लेम आपने कोर्ट के सामने की, एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन है, तो एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से आप आपको 3 रिलीफ आप मांग सकते, 3 मांग सकते, 4 मांग सकते। लेकिन आप सिविल सूट फाइल करते समय आपने सिर्फ एक ही रिलीफ मांगा, और बाकी की रिलीफ आपने छोड़ दिया, समझो। जी तो वो रिलीफ आप बाद में नहीं क्लेम कर सकते। ये इतना महत्व का ऑर्डर टू रूल 2 है। द रिलीफ टू विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड, एंड इफ प्लेंटिफ omits to claim that relief, afterward plaintiff cannot claim that relief। ऑर्डर टू रूल की आप कमेंट्री पढ़े, बहुत अच्छा प्रावधान है सिविल साइड के जी जी। प्रैक्टिशनर के लिए। तो आगे ऐसा जो है नियम ये है जी जी। ऑर्डर टू रूल 2। हाँ, एक और चीज है, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा है। रेस जुडिकेटा को आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। जैसा कोई पर्टिकुलर एक इशू है, वो पर्टिकुलर इशू पहले डिसाइड हो चुका है, और फिर से प्लांटिफ उसको उसी उसी विषय पे फिर से प्लांटिफ कोई दावा डाल रहा है, तो वो इशू हाँ, प्लांटिफ पुराने फिर से रूल। एडिटेड नहीं कर सकता है। प्राण वो नायका सिद्धांत। दैट इशू विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। तो वो जी अगर, रेजिस भी। हाँ, प्लांटिफ इज प्रेक्लूडेड फॉर फाइलिंग द फ्रेश सूट, अगर वो पहले इशू डिसाइड हो चुका है। फिर उसमें स्टे ऑफ सूट है। स्टे ऑफ सूट और रेजुडिकेटा लगभग एक जैसा है। तो रेजुडिकेटा में इशू पहले डिसाइड हो चुका है, और स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10, सेक्शन 10 में क्या होता है ना, कि पहला सूट फाइल किया, वो सूट पेंडिंग है, फिर दूसरा सूट फाइल कर दिया, तो दूसरा जो सूट फाइल किया ना, उसको स्टे करना पड़ेगा। हाँ। जी और रूल 10, नहीं, सेक्शन 10, रेजुडिकेटा रूल 11। अब फिर सेक्शन 10 ए है रिटर्न ऑफ प्लेन। अगर अगर ऐसा सूट ऐसे न्यायालय में फाइल किया जिस न्यायालय को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो उसके अधिकार जी क्षेत्र में नहीं आता, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, या पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, या फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसा चीज है जिससे वो सूट बाहर है, तो द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू रिटर्न द प्लेन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ प्रॉपर कोर्ट। सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 10 ए, ये बहुत रिलेवेंट है। और फिर और एक प्रावधान है, सेवन। ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 में कैसा है, रिजेक्शन ऑफ प्लेन। If it appears on the reading of the plaint that it is barred by any law, तो कोर्ट कैन रिजेक्ट द plaint। यानी ये समझो कि the plaint, if you fail to correct the violation within a time,
तो न्यायालय ने आपको एक 10 दिन का समय दिया, 2 महीने का समय दिया कि आप प्लेन का वैल्यूएशन करेक्ट करें, और आपने उस दरमियान, उस मियाद के अंदर में आपने प्लेन का वैल्यूएशन करेक्ट नहीं किया, तो कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। तो ये सारा है so far as the trial of a suit is concerned। ये सब सारा विषय है। कैसा लगा आपको विषय ये भी बताइए, और क्या इसमें डाउट है ये भी बताइए। सर आपने जो सेटअप बताया हाँ वो ऑर्डर 8 रूल 6 वाला था क्या? हाँ हाँ, ऑर्डर 8 रूल 6 में है, जी राइट। सर, इसमें इसमें ये है कि ये सिर्फ जो है धन वाला जो मामला होगा, धन वसूली का, मनी। जी मनी सर, सूट। हाँ मनी सूट में जी सेटअप होगा, मुजरा, हाँ मुजरा बोलते हैं। देखो फिट्टम फाट, देखो देखो हाँ लीला जी, फिट्टम फाट कहाँ पे होगा? मनी सूट में होगा ना। नहीं सर, उसी को इसमें लिखा है कि ये जो प्रतिवाद है ये सिर्फ मनी सूट के लिए ही लाया जा हाँ सकता वही है। हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको सेटअप सेटअप तो मनी केवल में ही मनी आएगा सूट ना। के लिए है, बाकी के लिए फिर अलग है जी। नहीं, सेटअप तो मनी में ही आएगा ना। और वो जी सेटअप का मतलब ही काउंटर है सूट इट अलग है। रिलेट्स टू मनी, इट रिलेट्स टू मनी। अच्छा, वो काउंटर सूट अलग है। काउंटर अलग ये होता है, ये काउंट सेटअप है। देखो काउंटर क्लेम मतलब क्या होता है आपको हम समझा देते हैं। काउंटर क्लेम मतलब क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जैसे प्लेंटिफ ने 50,000 का दावा डिफेंडेंट के खिलाफ डाला, और डिफेंडेंट को लगता है कि नहीं नहीं, इससे तो प्लेंटिफ से ही मुझे और 1.5 लाख रुपए लेने हैं, तो ये हो गया काउंटर क्लेम। ये सेटअप हो गया सेटअप काउंटर क्लेम। और सेटअप नहीं नहीं, उसको भी, उसको लगता है 1.5 लाख मुझे लेना है, तो अब आप समझो, मतलब प्लेंटिफ के जो 50 है वो तो, वो जो 50,000 है तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से मांगे है, वो सेटअप हो गया ना। जी, 50,000 सेटअप हो गया, लेकिन एडिशनली डिफेंडेंट को जो जब वो प्लेंटिफ से काउंटर 1 लाख रुपए लेने हैं, काउंटर हो वो गया। काउंटर क्लेम हो गया। जी जी, समझ गया अभी? ठीक ठीक। मुजरा करना बोलते हैं सर। मुजरा मुजरा। हाँ, मुजरा कर दो। सेटअप और काउंटर क्लेम। सेटअप है सेट ऑफ। फिटम फाट करना, फिटाना, वो मतलब जो उसके अगेंस्ट में सेटअप कर दे, मतलब उसको एडजस्ट कर देना, एडजस्टमेंट, एडजस्ट। एडजस्टमेंट। सर और एक काउंटर क्लेम चीज, मतलब, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर किसी जो जैसे सूट होते हैं, और सर हाई कोर्ट में जो 226 की याचिकाएं जो पेश होती हैं, हाँ तो 226 की याचिकाएं सूट, वो तो देखा जाए इनका वही जो मतलब प्रारूप वही है, उनकी जो नहीं, मेन जो बेस वही है, हाँ चाहे याचिका हाँ वो 226 ले लीजिए चाहे हाँ, प्लेंट ले लीजिए। बराबर तो बराबर सर ठीक जब आपने। उसमें कोई नोटिस जाता है, तो जब हाँ रिप्लाई पेश किया जाता है, तो रिप्लाई क्या जरूरी है सिर्फ पैरावाइज रिप्लाई दें? हम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कंक्लूजन नहीं, दे सकते हैं, बराबर है कितना ना। दें देखो पैरावाइज आपको रिप्लाई? बताऊँ क्या, एक ही आपने जो प्रश्न पूछा उसका एक ही आंसर है। देखो, ऑल लॉ ऑफ प्लीडिंग इज अप्लीकेबल टू पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। जी ऑल लॉ ऑफ प्लीडिंग इज अप्लीकेबल टू रिट पिटिशन। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या है, अगर आपने पर्टिकुलर रिट पिटिशन के अंदर में पर्टिकुलर एक प्लीडिंग है, उसको अगर आपने अपने रिप्लाई में डिनाई नहीं किया ना, तो बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 8 रूल 5 कोर्ट में ट्रीट द सेट फैक्ट एज प्रूव्ड। आपको डिनाई करना पड़ेगा वो। हालांकि तो सर हालांकि उसमें हाई कोर्ट के एक पैरा में लास्ट में लिख दिया जाता है कि यदि आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम उसका नहीं, पैरावाइज हाँ, रिप्लाई भी दे सकते हैं, यदि जब यदि माननीय न्यायालय के समक्ष यदि कोई ऐसी कोई बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है। राजमणि जी, आपने 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 जो प्रश्न किया बिल्कुल जायज है। ये कैसा है बताओ क्या, देखो, the idea and the procedure of deciding suit is altogether different than the deciding the writ petition before the high court. In a suit, always there should be a disputed question of law and fact. समझ गए? And in a writ petition, disputed fact cannot be decided in writ डिसाइडेड। petition. ये आपको ध्यान में रखना है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसीडिंग। Proceeding of the suit is altogether different than the proceeding before a high court in under article 226. और सर In a writ petition, the disputed question of fact cannot be decided। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान में रखते हुए आपको उसका रिप्लाई देना है। जी और 227 में तो रिप्लाई देने की आवश्यकता ही नहीं रहती साधारणतः, 227 में नहीं, वो रिप्लाई नहीं, देने टू की। टू सेवन तो 227 क्या है? 227 इज अ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, तो वो आपको डिसाइड करना है उसको रिप्लाई, नहीं ऐसा नहीं है सुलाके जी।
ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब सेटल जी जी प्रिंसिपल ऑफ सेटल लॉ नहीं नहीं है, है, इन प्रैक्टिस में सेटल नहीं है, इन है। प्रैक्टिस। अगर वो आपको आपको डिसाइड करना, वो आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका आपकी विवेक बुद्धि से आपको डिसाइड करना है कि आपको रिप्लाई देना है या नहीं देना है। सर एक इसमें 99 के बारे में भी एक्सपर्ट सर्टिफाइड के बारे में भी बता 989798। दीजिए। बताता हूँ, देखो, ऑर्डर 9, रूल 9, यानी एक्सपार्टी डिक्री के बारे में बता देता हूँ। क्या रहता है कि एक्सपार्टी अगर डिक्री होती है जिसमें डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, और एक्सपार्टी डिक्री है, देयर इज नो चैलेंज टू द प्लीडिंग और एंटायर मटेरियल प्लीडेड बाय द प्लेंटिफ हैज गॉन अनचैलेंज, उसको चैलेंज नहीं हुआ, तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 8 रूल 5 और बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 8 रूल 10 कोर्ट कैन प्रोनाउंस द जजमेंट, है ना। तो ये एक्सपार्टी जजमेंट हो गया। तो ये एक्सपार्टी जजमेंट को डिफेंडेंट कभी भी सेटिस्फाइड कर सकता है, ऑर्डर 9 रूल 9 में कभी भी कर सकता है। या फिर डिफेंडेंट अगर एग्रीड होता है तो डिफेंडेंट कैन फाइल सूट एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री, या उसको दूसरा भी माध्यम है, ही कैन आल्सो फाइल अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ओके ही कैन ओके। चैलेंज द डिक्री बाय फाइलिंग एन अपील बिफोर द अपेलेट कोर्ट। मगर सर इसमें क्या साइमल्टेनियसली दोनों कर सकते हैं क्या? सेक्स। ऐसा है जजमेंट, जी ऐसा है जी जजमेंट, जी जी। ऐसा जजमेंट है, ये कर सकता क्योंकि दोनों है। एक्स पार्टी एक्चुअल एक्चुअल में दोनों के कैसा है, जुरिडक्शन अलग एक्स अलग हैं। पार्टी, जी जी। हाँ, दोनों के अलग है, लेकिन कर सकता है वो। अभी हमने एक जजमेंट पढ़े थे, तो और लेकिन क्या है कि बताओगे आपको, अगर अपील वो फाइल करता है ना, तो अपील में तुमको दिक्कत क्या होगी मालूम है क्या? बिफोर द अपील ना, अ, वो सिर्फ वो उसको लॉ पॉइंट पे अटैक करना पड़ेगा फिर। हाँ, कई लॉ पॉइंट बार पे उसको एक अटैक करना पड़ेगा। ये और सिविल सूट वो, में कई बार 65(2) का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है, साक्ष्य अधिनियम का, सेकेंडरी सर डॉक्यूमेंट का, उस बारे में भी बता दीजिएगा। सिविल हाँ, सूट में बहुत। सेकेंडरी नहीं, क्या है जी उसमें, देखो, वो उसमें सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहे हैं ना आप, तो जी एज पर द प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट क्या होता है, और फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस ओनली, secondary evidence is permissible under the circumstances which are narrated under section 65 वगैरह समथिंग है, 66 में दिए हुआ प्रश्न है। है जहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या? इसके जैसा विषय में। प्राइमरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट अगर गुम हो गया है, तो आप विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जी जी हाँ, सेकेंडरी उसमें विद उसमें द परमिशन प्रावधान ऑफ दिया है ना, विद द विद द परमिशन परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो उसमें वो परमिशन लेने के पहले आपको नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या आपको लगता है कि ओरिजिनल प्लेंटिफ के पास में है या पर्टिकुलर पार्टी के पास में है, तो आपको एप्लीकेशन उसका फाइल करना पड़ेगा, नोटिस जी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। बिल्कुल जी आप जब तक नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करते ना, तब तक आप परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस नहीं कर नहीं, आपका प्रेयर नहीं कर सकते। तो दी फाइलिंग ऑफ a notice to produce document is a condition precedent for seeking a permission to lead secondary evidence। आपको पहले नोटिस टू प्रोड्यूस देना पड़ेगा, या नोटिस नोटिस टू प्रोड्यूस एंड नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट, ये दो नोटिस देने के बाद में आपको परमिशन लेना पड़ेगा न्यायालय से, कि भी चूंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लांटिफ या पर्टिकुलर पार्टी के पोजीशन में है या पावर में है, या वो गुम हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, या उसको न्यायालय में लाना। लाने के लिए इतना व्यय हो जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं है। इन तीन सर्कमस्टांसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हैं। जी समझ गए ना? सर तो सारा प्रोसीजर दिया है, वो बहुत इजी है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सही सर, आपने सर बहुत संक्षिप्त में लगभग सीपीसी के सार गर्भ पूरे पूरे वो प्रावधानों को बड़े सरलता से समझाया है। जैसा कि कहा जाता है कि जो विधि का क्षेत्र है दलदल है, जितना उसमें घुसेंगे उतना हाँ उतना हाँ, घुसते जाएंगे। फिर भी नहीं फिर आपने सभी टेक्निकलिटी, सब। जी जी सुलाखे जी, फिर कैसा है, ये जो हमने बताया ना, ये सारी प्राथमिक जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। कैसा है, फिर लॉ इतना आपने जैसा बताया ना, ये दलदल है, ये आपको फिर उसका अध्ययन करके वो आपको गेन करना पड़ेगा। जी जी जी। हमारे बीच में आज विशेषज्ञ एवं अतिथि के रूप में भारती जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वह भी अपनी बात रखते।
सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। भाई नमस्कार सर। संजय साहब ने सब कुछ बता दिया। और वैसे यहाँ पर जो है सीपीसी तो एक ऐसा एक्ट है जो 30 साल में नहीं आता। ये तो जितना पढ़ो उतना कम है। और बाकी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ सीपीसी के ऊपर पॉइंट पर ही। सबसे पहले सेक्शन 10 में अभी संजय साहब ने भी बताया कि स्टे ऑफ सूट होता है। अगर हम जो है एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे 2 सूट लाइज करते हैं तो एक स्टे हो जाता है। सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा है। और इसी तरीके से अब रेस जुडिकेटा पे भी अगर मान लो कोई कॉज ऑफ एक्शन पे सेम केस डिसाइड हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं डिसाइड किया जा सकता। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर किसी मर्डर केस में एक बार किसी को सजा हो गई है तो उसको दोबारा उसी सेम केस में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से यहाँ रेस जुडिकेटा काम करता है। और सेक्शन 34 में कॉस्ट का प्रोविजन है। इसमें कॉस्ट इम्पोज कर सकता है न्यायालय, जो भी पार्टी फॉल्टर है। उसके बाद सीधा एक सेक्शन है 56। अगर किसी वुमेन के अंगेंस्ट जो है एग्जीक्यूशन की डिक्री पास हुई है तो उसमें न्यायालय उसको डिटेंशन नहीं कर सकता, उसे जेल नहीं भेज सकता। ये एक वुमेन के लिए स्पेसिफिक राइट दिया गया है। और एक सेक्शन 80 होता है जिसमें गवर्नमेंट बॉडी को, अगर आपने एमसीडी या मध्य प्रदेश सरकार को किसी को दावे में पार्टी बनाया है तो आप उसमें सेक्शन 80 का नोटिस देके ही उन्हें पार्टी बना सकते हैं। अदरवाइज वो मैंडेटरी होता है, अदरवाइज सूट नॉट मेंटेनेबल। या फिर आपको उसमें एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एग्जाम्पशन की से 82 में कि जी हमें एग्जाम किया जाए, अर्जेंट मैटर, हमारी कल बिल्डिंग गिरा देंगे कॉर्पोरेशन वाले, इसलिए हमने सेक्शन 80 का नोटिस नहीं दिया। अदरवाइज सेक्शन 80 का नोटिस देना मैंडेटरी है। और अगर फिर भी अगर आपको अर्जेंसी है तो 82 में सीपीसी में आप जो है एप्लीकेशन लगा के तो कोर्ट उसे अलाउ कर देती है। सेक्शन 80 के बाद में 96 में अगर आप जाते हैं, अगर नीचे आप ट्रायल कोर्ट में हार जाते हैं तो 96 में आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील एट कोर्ट हाई कोर्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका केस कहाँ पर पेंडिंग है। उसके बावजूद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप सेक्शन 100 में आरएसएस रेगुलर सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको अगर रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेकंड अपील हो जाती है, हाई कोर्ट में भी होती है। अगर अगर हाई कोर्ट में आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आता तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके अपना रिलीफ ले सकते हैं। और 115 में रिवीजन है। और 132 में वुमेन्स को एग्जाम्पशन दी हुई है पर्सनल अपीयरेंस के लिए। अगर किसी कारणवश वो नहीं अपीयर हो सकती है तो कोर्ट उसको उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब इसके बाद में एक आप 149 है, अगर आपने कोई रिकवरी का सूट फाइल किया और जिसमें आपके पास कोर्ट फीस नहीं है तो आप 149 की एप्लीकेशन लगा के, वो इसलिए फायदा करती है अगर आपका सूट टाइम बार्ड होने वाला है, रिकवरी सूट है 3 साल में, अगर आप फाइल नहीं कर पाए, अगर टाइम बार्ड हो जाएगा 2-4 दिन में, तो आप 149 की एप्लीकेशन लगा के आप उसको सूट को फाइल कर सकते हैं। और फिर विद दी परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको अलाउ कर देगी 149 की। फिर आप कोर्ट फीस सबमिट कर दीजिए और डिपॉजिट कर दीजिए तो कोर्ट उसे अलाउ कर देगी, आपका लिमिटेशन से भी सूट बच जाएगा और 149 की जो है एप्लीकेशन आपकी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और सूट आपका मेंटेनेबल हो जाएगा। अगर इनकेस मान लो आप कोर्ट फीस के चक्कर में सूट फाइल नहीं करते और 3 साल निकल गए तो ना आपका 49 काम आएगा, वो सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में आपका सूट टाइम पर हो जाएगा। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट चाहे, वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। इसी प्रकार फिर आगे वन रूल 10 में जैसा कि अभी बताया आपको, अगर कोई पार्टी बनाना है तो उसमें 1 रूल 10 की डिफेंडेंट और प्लेंटिफ कोई भी उसमें मूव कर सकता है। बोले जी इसको एरे ऑफ द रेस्पोंडेंट और एज ए पार्टी इंप्लीट किया जाए तो कोर्ट उसको सर्कमस्टांसेस को देखते हुए किसी भी स्टेज पर जो है अगर कोर्ट समझती है तो वो उसको पार्टी बनाने के लिए इंप्लीट करने का ऑर्डर कर देगी। रूल 2 में अभी बताया था सूट, जैसे मान लो हमने सूट फॉर रिकवरी या आपने कोई सूट फॉर मैंडेटरी या डिक्लेरेशन सूट फॉर फाइल किया है, कोई पोजेशन का सूट आपने फाइल किया और उसमें आपने
मैंडेटरी इंजंक्शन का अगर क्लेम नहीं लिया, बाद में आप अमेंड कराना चाहोगे तो नेचर ऑफ द सूट आपका चेंज हो जाएगा, तो कोर्ट जो है उसको परमिशन नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी। अगर मान लो इनकेस आपने कहा कि जिससे कोई हार्म नहीं होगा डिफेंडेंट पार्टी को, तो उस केसेस में जो है वो आपको अमेंडमेंट आपका अलाउ हो सकता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन और मैंडेटरी और पोजेशन। और ज्यादातर लोग सूट फॉर पोजेशन को फाइल करते हैं, उसको कोर्ट फी लगती है, तो कोर्ट फी से बचने के लिए आपको सूट फॉर मैंडेटरी में आप जो है कोर्ट में जाके भी मकान या किराया कोई भी कोठी वगैरह या पोजेशन लेना चाहते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं। केवल दिल्ली में 13 रुपए की टिकट लगती है, MP का मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है, तो वहां पर आप सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन आप डाल सकते हैं। अगर इनकेस आपने डिक्लेरेशन नहीं मांगा और आपको ये भी डिक्लेरेशन मांगना है कि जी मुझे साथ ही साथ मुझे ऑनर भी डिक्लेयर किया जाए और इनसे फलाने हुलासी राम से या किसी से भी मुझे मकान का कब्जा दिलाया जाए, तो कोर्ट आपको मकान का कब्जा दिलाएगी, स्टे करेगी और सूट फॉर डिक्लेरेशन में आपको ऑनर डिक्लेयर करेगी कि हाँ ये जो है ये इस प्लॉट के मालिक हैं। तो अगर इनके लास्ट में जाके आप सूट फॉर डिक्लेरेशन मांगेंगे तो कोर्ट आपको नहीं अलाउ करेगी, और आपका इसी ग्राउंड पर अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं मांगा और आपने ये कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा तो आपका सूट डिसमिस भी हो सकता है। और ये सुधाकर जी की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर आपने कंप्लीट रिलीफ नहीं मांगे और बाद में आप जाके किसी एक रिलीफ को छोड़ देते हैं तो अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 में वो बाढ़ होगा। अब इसी प्रकार अंडर ऑर्डर 5 रूल 20 में केवल आपका जो है ये कोर्ट देखती है कि जुडिक्शन कहाँ बनता है, डिफेंडेंट कहाँ रहता है, कहाँ उसका रिहाइश है, कहाँ ऑफिस वर्क है, तो वहां पर सूट अपना जुडिक्शन डिसाइड करने के लिए 5 रूल 20 के अकॉर्डिंगली अपना जो ऑर्डर पास करती है और सूट को बताती है वेदर इट इज विद इन टाइम और इन जुडिक्शन ऑफ द टेरिटोरियल जुडिक्शन और नॉट। तो उसमें वो कोर्ट देख लेती है कि टेरिटोरियल जुडिक्शन है तो उसको सूट को मेंटेन करके वो आगे प्रोसीड करती है। 6 रूल 70 में अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर आपको किसी को भी प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को किसी प्रकार का कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो इसी वे में वो आपका अमेंड हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल का मतलब है अगर प्लेंटिफ ने कोई भी एक एविडेंस, एक गवाह अगर एविडेंस अपनी दे चुका है और उसने एविडेंस करा दी है, तो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद एक विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो नेचर ऑफ सूट will change. Court will not allow the same to amend the petition or the written statement. अगर डिफेंडेंट मूव करता है तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन है। इस पर भी एक 16वीं सुप्रीम कोर्ट के अभी फिलहाल में एक जजमेंट आई है, उसमें भी कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल पर ज्यादा जोर दिया गया। अब आता है 7 रूल 11 में अगर मान लो आपने कोई सूट फाइल किया, उसमें कोर्ट फीस कम है या वो टाइम बार्ड है या कॉज ऑफ एक्शन उसका नहीं है या डुप्लीकेट में उसमें नेचर में आपने जो है वो फाइल नहीं किया, तो कोर्ट उन चीजों को देख के अंडर वैल्यूड है तो 7/11 का ये फायदा होता है कि अननेसेसरी लिटिगेशन और टाइम जो है बर्बाद ना हो कोर्ट के, इसलिए 7/11 में केस को पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, सूट क्लेम डिसमिस हो जाता है। तो वो रिलीफ जो है डिफेंडेंट को मिलता है जिससे कि अदालत का समय बचे। 7/11 का और 8 में और 7 में ये सूट भी फाइल होता है 7(1) में, और क्लॉज 3 में डॉक्यूमेंट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एक ही साथ आप प्लेन में डाल दो जिससे कि आप भूल ना जाओ, क्योंकि बाद में या तो फोटोकॉपी डाल दो या फिर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा दो तो मच बेटर। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेके 13/9 में आप इन डॉक्यूमेंट को रिटर्न करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोर्ट आपको वापस कर देगी। 7/11 और 7/11 के बाद में 8(1) क्लॉज 3, अब रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज में फाइल होना चाहिए 8(1)(3) में, और आपको उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट भी फाइल होने चाहिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रह गया तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट तुम फाइल कर सकते हो बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज। अगर इशू फ्रेम नहीं हुए तो आप उनको इसी वे में डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हैं और उसमें रिटन स्टेटमेंट आपका फाइल हो जाता है। और उसी प्रकार 9 रूल 9 और 9 रूल 4, 9 रूल 4 में अगर डिफेंडेंट को सर्विस नहीं हुई है और आपका डिसमिस इन नॉन प्रोसिक्यूशन पर डिसमिस हो जाता है तो 9 रूल 4 में आपको एप्लीकेशन लगा के रिस्टोर हो जाएगा। और 9 रूल 9 में अगर डिफेंडेंट अपियर हो गया और फिर आप जो है नहीं अपियर होते तो 9 रूल 9 में फिर आपका जो है डिसमिस इन डिफॉल्ट होगा,
जबकि दोनों ही प्रोविजन 94, 93, 99 और 98 का 99 में रेमेडी, हर लॉ में हर चीज की रेमेडी है। वो लॉयर में बस इतनी काबिलियत और इतनी साहस होना चाहिए कि वो अपने सामने जज की बात को रख सके। अब अंडर अंडर 10 हो गया, 10 में जो है कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर जाके अपना किसी भी प्लेंटिफ से विटनेस से कोई कोर्ट एग्जामिनेशन कर सकती है। उसमें ये कह सकती है वो किसी भी प्रकार का अगर कोर्ट को एग्जामिनेशन करना है। अब इसके बाद में 11, 12, 12/6 में क्या है, अगर आपने कोई प्लेन फाइल किया तो एडमिशन ऑन जजमेंट 12/6 पर एडमिशन ऑन जजमेंट, अगर मान लो प्लेंटिफ को ये लगता है कि डिफेंडेंट ने, जैसे मान लो लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट है और उन्होंने लैंडलॉर्ड भी एडमिट कर लिया, टेनेंसी एडमिट कर ली, रेंट एडमिट कर लिया, रेंट एग्रीमेंट एडमिट कर लिया, तो फिर कोर्ट को आगे डिसाइड करने को कुछ भी नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है, तो उसे कोर्ट 12/6 में डिक्री पास करके उसको कब्जा दिला देगी। तो 12/6 का बेनिफिट और 7/11 का बेनिफिट दोनों चचेरे भाई हैं, बहुत जल्दी रिलीफ प्लेंटिफ को मिलता है। अगर लॉयर में थोड़ी सी भी अगर अगर उन्होंने अपनी वकालत दिखाई तो उसमें 12/6 में प्लेंटिफ को डिक्री मिल जाएगी। 12/6 के बाद 13 में आ गया। 13 में मैंने भी बताया डॉक्यूमेंट से संबंधित। 13/9 में ये अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने रिकॉर्ड में दे रखा है सर्टिफाइड कॉपी उसकी लेके, और आप 13/9 में उस सर्टिफाइड को कोर्ट को जमा करके और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वापस ले सकते हैं। 14/5 में इश्यूज फ्रेम अगर होते हैं और 14 में अगर आपको किसी प्रकार का इश्यूज में एल्टर कराना है या उसमें कोई अमेंड कराना है, रेक्टिफाई कराना है, कोई इश्यूज रह गया है, तो आपको 14/5 में वो इश्यू भी फ्रेम कराने की आपको पावर दी गई है और सिविल कोर्ट या जो भी कंसर्न कोर्ट है वो आपके इश्यू को डिसाइड कर देगी। अब 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22 में अगर कोई प्लेंटिव एक्सपायर हो जाता है, 21 में एग्जीक्यूशन है, अंडर ऑर्डर 21 रूल 94 में सेल है, उसमें जो अगर कोर्ट जो है ऑप्शन के द्वारा प्रॉपर्टी को बेच के अगर सेल करती है तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जो है इसको डिक्री होल्डर को वापस कब्जा दिलाएगी और उसका पेमेंट जो है डिक्री होल्डर को कर देगा जो परचेजर होगा। वो 2194 में है। और 21 अंडर ऑर्डर 21 में 108 के करीब मेरे ख्याल से इसमें अपने आप में ये एक्ट है पूरा वो 21 एग्जीक्यूशन अपने आप में बिल्कुल सही बताया आपने। वो अपने आप में एक सीपीसी है अंडर ऑर्डर 21। संभवतः पूरे और उसके हाँ 108 किसी ने नहीं पढ़े हों। और अंदर जो है 22 में अगर कोई प्लेंटिव एक्सपायर हो जाता है तो 22/3 की एप्लीकेशन उसमें लगती है और 22/4 की एप्लीकेशन लगती है अगर जो है उसमें डिफेंडेंट एक्सपायर हो जाता है। और ये विदिन 90 डेज में एप्लीकेशन लगनी चाहिए, अदरवाइज टाइम बार। और अगर किसी कारणवश फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज ऑफ द डेथ, जिस दिन आपको पता लग गया कि ये बंदा एक्सपायर हो गया, तो अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन ले सकती है। फिर भी कोर्ट उसको जो है लीनियंट व्यू लेते हुए भी और उसको 22/3 और 22/4 की एप्लीकेशन को आपकी को वो अलाउ कर देगी। उसमें सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा दो। 22/3 और 22/4 की एप्लीकेशन में या डिफेंडेंट एक्सपायर होता है, प्लेंटिफ एक्सपायर होता है, तो उसमें कोर्ट इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उन्हें कोर्ट आगे को ऑन मेरिट डिसाइड करना होता है। 22 का 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। उसके बाद तो लंबा प्रोसेस चलता है। फिर सीधे हम चले जाते हैं ऑर्डर 43 रूल 13। इसमें भी जो है अगर एप्लीकेशन अगर आपकी डिस्पोजल हो जाती है और आपको रिलीफ नहीं मिलती तो आप इसमें 41 में जाके इसको जो है अपील करके अपना रिलीफ ले सकते हैं आप। और 43 के बाद तो 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 so on, और उसके बाद में सीपीसी का देहांत समापन। जय श्री राम। सर बड़ा जल्दी सर सीपीसी का बड़ा जल्दी सर हो गया, क्रिमिनल से जल्दी हो गया सर। सर इतना जल्दी नहीं करवाएंगे सर। अभी महत्वपूर्ण सर सर मैं जानकारी लेना चाह रहा था
हाँ हाँ हाँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर सीपीसी का इतना जल्दी हम अंतिम नहीं कराएंगे नहीं नहीं सर। नहीं, अभी आप चलेगा लोग अभी। बड़ा जल्दी करने में सर लगे ऐसा हुए है, हैं। सीपीसी जो है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई जी। है अभी। अभी हाँ। तो अंगड़ाई है। सर ऐसा है, सीपीसी अगर सीपीसी पे अगर छूट से सीपीसी पे हम रेजुडिकेटा या या हम जो है 6-17 पर 7-11 पे अगर आर्गुमेंट करें, तो मैं नहीं मानता 4-4 5-5 घंटे का टाइम मिलता है, कम से कम होना चाहिए, तब हम समझा सकते हैं अच्छी जी सर। तरीके से, क्योंकि जजमेंट को रेफर अलग करके। अलग। अब इनमें जितने सारे मैंने जो जनरल प्रोविजन बताए, अगर कोई सिविल की वकालत करता है तो ये जनरल, ये प्रैक्टिकल वाले फॉर्मूले हैं, बाकी तो इतने यूज नहीं होते। जनरली ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक 41(5) भी यूज होता है, जो अपील के साथ में स्टे लेने के लिए डाला जाता है 41(5) में, और 41 और उसमें 41, हाँ 5 में स्टे के लिए डाला जाता है अपील के साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर अलग अलग आप टॉपिक लेके चलेंगे तो इसमें डिटेल वाइज, जजमेंट वाइज, फैक्ट्स वाइज, तो हम एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। अब तो हमने शॉर्टकट में, जैसे हम गांव में रहते थे, मक्का नराते थे ना, तो खुरपी हाथ में ली और वो नराते चले गए, भागते चले गए, वो वाला आज सीपीसी का हमने एक चैप्टर की तरह बताया है। बाकी शॉर्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भाई यहाँ पर हैं नए, अगर मान लो कोई किराएदार आपके पास कोई मकान या लैंडलॉर्ड आता है, कोई भी, मेरा ये किराएदार है और मेरे को परेशान कर रहा है, ये खाली नहीं करता, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, दावा करने का तरीका मैं बताता हूँ। सिर्फ दावा करने का तरीका यह है, एक प्लेंटिव होता है, एक डिफेंडेंट होता है, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। बस आपको ये देखना है मैं क्या हूं और ये क्या है, मैं क्या हूं और ये क्या है। मैं का मतलब मेरा स्टेटस क्या है और इनका स्टेटस क्या है। बस आपको कुछ भी नहीं लिखना, सीधा आपको जो है बस ये लिखना शुरू कर देना पहले पैरा में, that the plaintiff is the owner of the suit premises bearing number so and so and has the tenancy premises has been let out to Mr. Puran Singh Lodhi Sagar so and so at the rate of rupees 250 to 2000 rupees including electricity and water charges, and since beginning so and so 1921 या 2021 कब से वो रह रहे हैं, 1 जनवरी 2020 से, या कहां से है। पहला पैरा हो गया। दूसरे पैरा में आप लिखो, the plaintiff has already sent a legal notice to vacate the suit premises, but till today they have not vacate the suit tenancy premises. That's why I went to visit the police station and I am going to lodge the complaint so and so on date so and so, they have not vacated the suit premises. Therefore there is no alternative relief available to my client, therefore I came before this honorable court eh, and filed a suit for possession and permanent injunction to evict the tenant, and this honorable court territorial and pecuniary jurisdiction to try and entertain the present suit in view of the above fact and circumstances, and the proper the court fees has been sufficiently paid, and और फिर नीचे बस प्रेयर आ जाएगी और मेरा बाई सूट इज विद इन टाइम, और नीचे इसमें राजकुमार जी, जी राजकुमार जी एक जनाब। प्रश्न है। आपने बोला कि सिर्फ अपन ऐसा लिख देंगे और अपना अपना टाइटल डीड लगा देंगे तो आपका डिग्री हो जाएगा, उसमें आप बोनाफाइड नीड एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा? नहीं, किसमें, टेनेंट लैंडलॉर्ड वाले डिस्प्यूट में, हाँ, हाँ हाँ। टेनेंट लैंडलॉर्ड बोनाफाइड वाले डिस्प्यूट नहीं, बोनाफाइड नीड बोनाफाइड नीड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा या नहीं, डिफॉल्टर का ग्राउंड लेना पड़ेगा? बोनाफाइड तो बोनाफाइड वहां प्रूफ हो रिक्वायरमेंट। जाएगा ना, जहां हाँ, वो पर तो रेंट वो एडमिट करेगा, रेंट एग्रीमेंट को वो एडमिट करेगा, वो डिनाई नहीं करेगा। अगर डिनाई भी करता है तो फिर वो ये तो मानेगा टीनेंसी। 116 एविडेंस एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर आपने एक बार अपने आप को लाइसेंसी या टेनेंट कहीं पे भी डिक्लेयर कर दिया, तो आप उसके बाद लैंडलॉर्ड या कोई हायर मस्ट टाइटल के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो 116 में वहां उसको फायदा मिलेगा। जहां तक बोनाफाइड का सवाल है, बोनाफाइड में का सवाल तब उठेगा जब मैं ही मालिक ही नहीं उस प्रॉपर्टी का, और इजीली वे में जो है मेरा जो है केस, अगर वो आके रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, वो एडमिट करता है जी मैं किराएदार हूँ पूरन सिंह जी का, और जो है मैं इतने रुपए किराया देता हूँ, ये 2000 रुपए किराया देता हूँ, ये 3000 रुपए मांग रहे हैं, मैं नहीं दे सकता, और मैं इस तारीख से वहां पर रह रहा हूँ,
तो यहाँ 12(6) में भी डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उसने हर चीज को एडमिट कर लिया। बाकी कोर्ट को आगे चल के कोई डिसाइड करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट में बस प्रेयर आएगी, इट इज देयरफॉर प्रे बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट दैट द सूट प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर टेनेंसी प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर सो एंड सो में काइंडली बी डिग्री भी राजकुमार पास फॉर पोजेशन राजकुमार एंड हाँ राजकुमार जी, आपने जिस आसानी से बताया लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट इतना आसान नहीं रहता है, मालूम है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ये, हमारे यहाँ और सर टेनेंट तक। असरानी हाई कोर्ट जज रहे हैं, उनको भी है हाँ, तो विटनेस बॉक्स में जाना पड़ा। हाई अरे कोर्ट हम तक सेकंड अपील आई और सुप्रीम कोर्ट तक में वो रहा। फिर वो कहीं में है तो अपना मैं हम सूट प्रोमाइसेस है तो भी एविक्ट कर मैं पाए थे। इसमें बताता हूँ, इसमें इसमें देखो, एक जी आप अपना टेनेंट विकेट बता कराने रहे के हैं। लिए दिल्ली दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में 13(1)(b) और 13(b) में भी एविक्शन का ग्राउंड दिया हुआ है, हाँ वो 14(1) या 14(b) में। नहीं, अगर मान लो तुम इसे सिविल मैटर लेके जाते हो तो सिविल में अलग 106 में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में नोटिस देके आप जा सकते हो। और अगर आप उसमें जाते हो रेंट कंट्रोल एक्ट में, जिसमें की लिमिटेशन आपकी 3500 रुपए से अगर ज्यादा रेंट है, तो फिर आप जो है उसमें सिविल में जाएगा दिल्ली में मैटर। एमपी का मुझे दूसरा आइडिया नहीं है। दूसरा और मेट्रो सिटी 3500 में से रह रहे नीचे हैं, रेंट मेट्रो है, सिटी में रह रहे हैं तो उसका अलग से फिर इतना कंपनसेशन भी बनेगा, जो भी आपके मेजर वो सिटी तो में। आपके डैमेजेस, वो तो लेकिन डैमेजेस आपके जो भी है वो आप भर सकते बोनाफाइड हो। भी बड़ा मुश्किल होता है, बोनाफाइड फाइड। हाँ, मुश्किल रहता है, वही तो। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, हमारा खुद के घर में किराएदार थे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े भैया हम, बता रहे ना। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट तक तो जो हारता है वो भी जाएगा, जो जीतता है वो बैठेगा, जो फिर हार गया वो आगे जाएगा। मध्य अगर प्रदेश मैं में आपको बता दूं, भारत रिटायर्ड में, हाई अगर कोर्ट भारत जस्टिस में थे, अगर रिटायर्ड। भारत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई और कोर्ट हो ना, तो लोग वहां भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए, उन्हें तो वो लिटिगेशन करनी है। और मुकदमेबाजी क्या है? तो सर मुकदमेबाजी एक केवल प्रश्न एक और बात का और इस एक बात प्रश्न का। और हमारे दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा। जो 110 की जो एप्लीकेशन है, डिफेंडेंट भी लगा सकता है, मगर डिफेंडेंट हाँ, और प्लेंटिफ के लगाने में क्या कोई फ़र्क रहता है? कोई फर्क नहीं रहता। नहीं, 110 दोनों की के एप्लीकेशन क्लॉज 2 नहीं में सर, जो है तो मान लीजिए के लिए आप वो। कोई प्लेंटिफ है, उसको डिस्क्रेशन है कि वह किसे है तो पार्टी बनाए या ना बनाए। तो उसमें अगर कोई पार्टी बनाने के लिए डिफेंडेंट एप्लीकेशन लाता है तो उसके लिए यानी उसके डिस्क्रेशन, अगर वो नहीं बनाना चाहता तो नहीं बनाई जा सकती। नहीं तो फिर नहीं बनाया जाएगा ना। लेकिन एक प्रोविजन और भी है 110 में क्लॉज 2 में ही, कि अगर मान लो गलती से हाँ, पार्टीशन सूट में और सब अगर आपको डिफेंडेंट बना दिया, तो कौन नहीं इधर आप भी उसमें ट्रांसपोजिशन की एप्लीकेशन लगा के बाकी बात प्लेंटिफ बन सकते हो। और अपन खा लेते प्लेंटिफ हैं। नहीं नहीं, कोर्ट में केस फाइल यानी होने के डिफेंडेंट बावजूद भी डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ को कंपेल कर सकता है क्या कि पार्टी बनाने के लिए? नहीं। क्यों, कैसे कंपेल कर लेगा? दोनों के अपने अधिकार हैं। अगर डिफेंड प्लेंटिफ चाहेगा तो प्लेंटिफ मूव करेगा, डिफेंडेंट चाहेगा तो डिफेंडेंट मूव करेगा। डिफेंडेंट की एप्लीकेशन कि हमको इसको और पार्टी बनाना है और वो डिनाई करता है तो फिर कैसे लेकिन बने? लेकिन डिफेंडेंट क्या बनाएगा? डिफेंडेंट ही बनाएगा ना वो, नहीं, उसका प्लेंटिफ थोड़ी ना बनाएगा गुलाटी जी, डिफेंडेंट। जी जी। उसमें क्या है, उसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, पार्टी जब बनाते हैं ना, वो वेदर द प्रेजेंस ऑफ दैट पार्टी नेसेसरी फॉर फुल एंड फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द सूट क्लेम, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर उस पार्टी का प्रेजेंस कोर्ट के सामने नेसेसरी है फॉर फुल एंड फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द सूट क्लेम ना, तभी उसको पार्टी बनाया जाएगा। अननेसेसरी किसी को भी पार्टी नहीं बनाना है सूट में। नहीं, मैं डिफेंडेंट की सर एप्लीकेशन कैसे आएगी 110 की कि पार्टी बनाई जाए, और नहीं, वो प्लेंटिफ बोलता है कि नहीं प्लेंटिफ बनाना हमको, तो जिनाइन कारण देगा, नहीं, जिनाइन कारण देगा कि अगर हम हमको जितवा नहीं दें बनाना इसमें। है। आप है तो मिस ज्वाइंटर में हमारा भले ही सूट खारिज हो जाए, हमको नहीं बनाना ये पर्टिकुलर पार्टी, हमको नहीं क्लेम नहीं, करना, अगर हमको क्लेम नहीं बराबर चाहिए। बोल आपको रहे हैं नहीं ना, बनाना और मत आपका बनाओ, लेकिन काउंटर वो नहीं जो है, आपका काउंटर नहीं नहीं, है। 110 में कोर्ट बना देगी आप उसको, बराबर अगर है ना। जिनाइन कारण अगर वो पेश करता है उस केस में, नहीं तो तो कोर्ट हाँ, उसको परमिट कर देगी। प्लेंटिफ को किसी से कोई दावा ही नहीं है, तो वो प्लेंटिफ हम्म। कोई पार्टी कैसे बन सकती है? तो अगर वह कोई क्यों फिर तो आएगा? बनेगी जिसके नहीं। जो हितवत पक्षकार है वही आएगा ना, कोई क्यों आएगा? अब मान लीजिए अगर उसको नहीं अगर बनाना है तो आप है तो मिस जॉइंडर आप पार्टी के में सूट भले ही खारिज हो नहीं नहीं, सकता वो है, बनाना मगर पड़ेगा। कोर्ट उसमें 110 में उसको ऑर्डर कर देगा कि बनाना पड़ेगा कि भैया इसको सुने बगैर हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा नहीं, अब सकते। उसकी कोई रिलीफ ही नहीं लेना है उसके खिलाफ, तो वो कैसे मेंटेनेबल होगी? उसको रिलीफ ही नहीं चाहिए हमको। नहीं हमारा मैं और नहीं मैं नहीं उसका आपको मांगना। मैं, डिफेंडेंट का मैं काउंटर नहीं है,
यानी वो तो फिर कैसे वो कैसे बनाएगा? मैं बताता हूँ सुलागे जी, मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपने मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर दो सवाल ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, मान लो पूरन सिंह जी ने राजकुमार भारती जी के पर मुकदमा किया, और जी आप, मेरा और इनका लेन देन का पैसे का मामला है, और आपने प्ली ले लिया, और इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को पार्टी बना लिया, तो आप वहां पर ये प्ली ले सकते हैं कि मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टी। एमपी सरकार का कोई रोल नहीं है, इन्होंने क्यों फर्ज बनाया, देना। नहीं वहां मेरा दावा नहीं, डिसमिस होगा। अभी मेरा मैं आ रहा हूँ, प्रश्न पॉइंट आ रहा हूँ, मेरा हाँ जी। अभी प्रश्न आ ये रहा है हूँ, आ सर, रहा हूँ, आ रहा मेरा हूँ, अरे प्रश्न मैं ये आ है रहा हूँ, कि पूरन आ जी रहा हूँ, को आ रहा कोई हूँ, पार्टी बनाने के लिए आप कैसे दबाव डाल सकते हैं? हमको आ रहा नहीं हूँ, मैं बनाना आ रहा हूँ, पार्टी। अरे सुनो तो सही, आ रहा हूँ। अब आ गया नॉन आपको भले जॉइंडर न ऑफ बनाना। पार्टी, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज में आ गया। मान लो पूरन सिंह जी ने मुझसे पैसे लेने थे 50,000, और आपको भी पार्टी बना लिया, आपका कोई मतलब नहीं है, तो कोर्ट ये फैक्ट्स देखेगी कि यहाँ पर सुलागे जी का रोल क्या है, डिसमिस कर देगी, नहीं बनाएगी। मेरे से कंसर्न है तो मैं उसमें रहूंगा। और अगर मान लो आपके अंगेज ऊपर उन्होंने मुकदमा डाल दिया और मेरे से पैसे लेने हैं, तो सुलागे जी ने कहा कि भाई भारती जी से लो, मुझसे थोड़ी ना लोगे, तब ये पार्टी बनाएंगे, तो मैं पार्टी बन जाऊंगा। और आपको जो है बाद में, जो आपने मुकदमा डाला वो आपको जो है अरे डिलीट कर देगी कोर्ट, और फिर बाद में हमारा और इनका केस नहीं नहीं, चलेगा। पूरन जी को आप पार्टी बनाने के लिए कैसे कंपेल कर सकते हैं? हमको नहीं चाहिए किसी और से, हमको तो आपसे ही मतलब है ना। आपको ही हमने हाँ पार्टी हाँ, बनाया, हो सकता है उसमें तो नहीं राजमणि नहीं हो, हम भी नहीं हो। बनाएंगे, नहीं बनाएगी, कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, एप्लीकेशन डिसमिस कर देगी, बल्कि इसीलिए कॉस्ट डालेगी डिफेंडेंट 50,000। डिफेंडेंट को 110 का जो है इस्तेमाल करने का जो है पावर लिमिटेड है, मेरे कहने का मतलब ये था। अगर अगर नहीं, आप दोबारा पढ़ लेना, अगर आप ये कहोगे नहीं तो नहीं, छह वो तो ठीक सत्रह है, में भी वो तो ठीक है, छह कानून सत्रह में में जो भी बात ठीक लिखी है वो बात अलग है। मैं इन प्रैक्टिकल बोल रहा नहीं, हूँ, मगर किसी प्लेंटिव तो को किसी यहाँ तो कानून चल रहा है, नहीं यहाँ सीपीसी चल रही है, नहीं कानून यहाँ भी कोई तो लोधी शासन प्रैक्टिस नहीं में भी चल है रहा, ना। यहाँ तो सीपीसी चल रही है। अब मैं बताता हूँ, 617 की एप्लीकेशन डिफेंडेंट भी लगाता है, नहीं, छह हमने सत्रह की एप्लीकेशन हमने एक प्लेंटिफ भी मामले में लगाता है। किया है ना डिफेंडेंट की, वहाँ पे एप्लीकेशन अलाउ हो गई थी हाई कोर्ट से, हमने कि हमको नहीं बनाना पार्टी करके, और नहीं, डिस्क्रिशन वो पे फिर वो वो कर एक दिया अलग हमने। चीज है, वो तो कोर्ट उन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे जाएगी कि जहाँ पर जो है क्या इसको पार्टी उसमें बनाना है कि हमने नहीं। एक हाई कोर्ट ने एक उसमें वो सूक्ति भी लिखी थी, अब मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि वो प्लेंटिव का चॉइस है कि किसे वो पार्टी बनाए या ना बनाए। चलिए सर, आपका आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। सर मैं कुछ एक जानकारी हाँ लेना हाँ चाह हाँ रहा हाँ, था। महेंद्र जी। सर ये मेरे को एक केस लगाना है। हुआ क्या है सर कि कुछ जमीन है, लगभग 1.5 एकड़ करीब की, और वो पैतृक जमीन है। और जो आदमी जो है बेचा है वो सयाना है और वो निसंतान है, केवल उनकी पत्नी है, और वो पूरी जमीन बेच चुका है। तो उस पे अपन क्या कर सकते हैं सर? पैतृकता के आधार पर जो है सूट लगाने के लिए सोच रहा हूँ मैं, तो क्या क्या लगा सकते हैं उसमें? आपका सवाल किससे सर है? ये इनका ऐसा कहना है कि पुश्तैनी जायदाद है, उसमें से जो करता है, जो वो सभी ज़मीन बेचते जा रहा है, तो और उसके फैमिली के मेंबर हैं, क्या उसको रेस्टेन कर सकते हैं? केवल पत्नी देखो, है उसमें, यानी पत्नी कोई नहीं, उत्तराधिकारी में, अभी वो उसके कोई देखो संतान नहीं है। अगर तो अगर पति के जीवित रहते हुए क्या पुश्तैनी उसे है तो? प्रॉपर्टी है, अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उसमें तो पोता भी स्टे ले सकता है, नहीं, फोर उनके फादर। कोई यानी संतान नहीं है, पत्नी भर है। कोई भी संतान हो या ना हो, लेकिन आपको उसका सूट फॉर पोजेशन डाल के आपको जो आपका शेयर बनता है वो आपको मिल जाएगा। पति के जीते जी सर? उसने बेच दिया है नहीं, पूरी जमीन। पति के जीते जी कहाँ कह रहे हैं, ये तो पुश्तैनी जमीन बता रहे हाँ, हैं। पुश्तैनी जो है पति ने बेच दिया है पुश्तैनी ज़मीन को, पत्नी है तो वो जो बिकी हुई ज़मीन है वो उसको है, तो उसका सेल डीड कैंसिल कराते हुए क्या पोजीशन मांग सकती है? नहीं मांगते। नहीं, हाँ, वो वही जो पूछना था। प्रॉपर्टी नहीं जो मांगते। बेचती है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पुश्तैनी है अपने पिता के, यानी पुश्तैनी पत्नी है तो पत्नी के पत्नी, पति की पुश्तैनी है, तो पत्नी को मिलेगा बिल्कुल। पति के जीते जी। उनके अधिकार में। पति के जीते जी क्या को मिलेगा? वही तो पूछ रहे हैं सर वो। नहीं नहीं नहीं, पति के जीते जी नहीं मिलेगा। अगर पति के नाम या व्यक्ति के नाम में, मैं बताता हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और फोर फादर्स प्रॉपर्टी, अगर फोर फादर्स प्रॉपर्टी
जो सॉरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर एंसेस्टर है पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको ऊपर से लेके नीचे तक अगर पोता भी अगर अपना शेयर मांगेगा तो उसको स्टे होगा और उसको शेयर मिलेगा। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है पति ने खरीदी है या पत्नी ने खरीदी तो उसके जीते जी नहीं नहीं, कोई नहीं ले एंसेस्टर सकता। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो आप बोल मैंने रहे हैं इससे एंसेस्टर कहाँ और से? मैंने सेल्फ एक्वायर्ड दोनों बता दी। नहीं, सेल्फ नहीं है, एंसेस्टर है, तो कहाँ पे है ऐसा प्रावधान? एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अगर पति के नाम में जो है वो पत्नी नहीं ले सकती है। नहीं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, इनका कहना है कि है तो कुटुंबिक है या शामिल शरीक जमीन है, तो क्या कैसे पति के रहते हुए, उसमें जिंदा उसमें रहते हुए कैसे वो प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, उसमें पत्नी पत्नी हिस्सा नहीं ले सकती, वो पति की रहेगी। पति के मरने के बाद में पत्नी का अधिकार आ जाएगा, और उसके बच्चों पहले का मिल नहीं, अधिकार जाएगा उसने नहीं। ना? बेच दिया, बेच दिया है, अब कैसे होगा? पूरी पूरी तो बेच बेच दिया है दिया तो तो वापस आपका मिल सकती है क्या? क्या? नहीं नहीं मिल, कुछ वापस नहीं अगर मिल मिलेगा, उसका सकती है मालिक है वो, नहीं मिलेगी। वो तो मालिक है, कुछ भी करे तो जीते जी अपनी। कैसे भरण पोषण किस आधार पर होगा? पत्नी का भरण पोषण। पत्नी का भरण पोषण के लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो उसकी उसके जो 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 प्रॉपर्टी उसकी रह गई होगी उस हिसाब से उसको मिलेगा, वरना उसको भरण पोषण भी नहीं मिलेगा। ससुर से क्लेम करेगी वो पे, ससुर है। नहीं नहीं है, मगर आगे जो अभी कोई सर था, आप अभी उसकी पत्नी बन केवल। बोल रहे थे आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 7 पुश्तों की है, और पति के रहते हुए क्या पत्नी हिस्सा मांग सकती है? नहीं मांग सकती, पत्नी का कोई रोल नहीं होता। और जहां तक भरण पोषण का सवाल है, पति जिंदा है तो पति से मांगेगी, और अगर पति मर गया तो फिर ससुर से भी मांग सकती है पत्नी। वो उतना ही ये मांग तो हमारे सकती है पूरे तो सीधी यानी है। जितना उसका पत्नी यानी का वो अगर जो कोई हिस्सा हो। संपत्ति बेच चुका है यानी हाँ, जो बेच उस दी पे बेच यानी दी, नहीं मिल पाएगा उसको। नहीं मिलेगा। सेक्शन 6 पे है वो, पत्नी पत्नी का हिंदी केवल जो सक्सेशन है एक्ट पढ़ पति तक लीजिएगा तो, वो होता हिंदी है सक्सेशन एक्ट सेक्शन अधिकार 6, बस। सेक्शन 6 जो है। सेक्शन से स्पेशल रिलीफ एक्ट हालांकि का जो अभी आप उसने कह रहे कब्जा हो ना, वो नहीं तो किया है। संरक्षण दिलाने सक्सेशन वाला है सक्सेशन सक्सेशन सक्सेसर का, तो उसमें सक्सेसर की बात ही नहीं, राइट ही नहीं है उसका। पत्नी का क्या राइट है? सर हमारे गुरु जी कहते थे 30 साल में नहीं आती सीपीसी। ये तो अभी 3 घंटे भी नहीं हुए, सीपीसी है। वैसे संजय साहब ने सही कहा, एक बार आप सीपीसी में अगर आप एंटर कर गए सिविल में तो बहुत इंटरेस्ट, बहुत आनंद आएगा। इसमें क्या है, ये है बरगद का पेड़ सीपीसी, और जो फौजदारी है वो केवल यूकेलिप्टस का पेड़ है, वो सीधा एक ही जगह जाता है। और बरगद के पेड़ है ये, इसमें से तमाम केस निकलते हैं। देखो सूट फॉर पार्टीशन, फिर बिल ले आएगा, फिर मकान मालिक का झगड़ा, फिर स्टे लेगा, फिर वुमेन के जी पत्नी बहू परेशान कर रही है, फिर डीवी एक्ट आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, डाइवोर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद में कहेगा जी मेरा पार्टीशन करवा दो। कितने सारे केसेस मिल गए आपको एक ही आदमी से। और फौजदारी में बरी हो गया तो लौट के भी नहीं आएगा और एक ही केस रहेगा, और फिर वो आके कहेगा भाई उनके पास चले जाओ। और अगर आपने फीस छोड़ दी तो वो आपके पास भी नहीं आएगा और ना आपके पास भेजेगा। क्यों? फिर तो वो यूं कहेंगे पुरानी फीस भारतीय बाकी है। पुरानी फीस तो दे जा। तो मेरा मानना है आप लोग सिविल की प्रैक्टिस करो, और ये आपका मंच जिंदाबाद। हम गारंटी लेते हैं आपकी कि आपकी सिविल की वकालत ऐसी चलेगी जैसे कि हमारा एयर प्लेन चलता है। आप लोग सर काम इसमें को एक चीज छोड़ना। पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ। सर मैं जी एक चीज इसमें और पूछना चाहूंगा। अगर उनके जो है भांजे लोग हैं, उन लोगों ने अभी कब्जा किया हुआ है उस जमीन पे, बिक चुकी है उस पे, अभी उनका कब्जा है, क्योंकि यानी वही यानी भरण पोषण करते थे उसकी, वो पत्नी की और उसके पति की। तो वो बेच चुका है उसके पति ने, तो क्या उन लोगों को यानी ये खरीदने पे मिल जाएगी क्या कोर्ट के माध्यम से? नहीं मिलेगी, वापस लेना चाहें, जिसने नहीं जैसे खरीदा मिलेगी, है उससे वापस ले सकते हैं? नहीं मिलेगी। वो ट्रांसफर वैसे प्रॉपर्टी अब एक्ट में बंटवारे के लिए वो जो आप है ना सूट जो है बहन की तरफ से ला सकते हैं, कि जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति थी और अभी हमको पता चला हाँ, है मैं दूसरे। उसको क्रय करना चाहती हूँ ऐसा करके। नहीं, नहीं क्रय नहीं नहीं। नहीं मिलेगा। आप लिटिगेशन बेशक डाल दो, जब 54
उसमें अभी सेल कंप्लीट हो गई, नया तो वो जजमेंट जो राइट आया पूरे है ट्रांसफर हो गए। कि अब जो जो पति के शेयर में, जो पति के शेयर में है उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पति एंटाइटल है टू सेल द प्रॉपर्टी, ना वहाँ पत्नी कुछ कर सकती, ना बच्चे कुछ कर सकते। हाँ, अगर वो बिकने से पहले पत्नी या बच्चे अगर मुकदमा डाल देते तो वो बेच नहीं पाता, ये आपको हाँ, रिलीफ मिल जाता पहले। वो क्या है, अभी 4 तारीख को बिक गई है वो जमीन। बिक गई तो बिक गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 तारीख को ही बिक गई है। नहीं तो आपको मालूम है ना, आप ये ना बताते हुए वो प्रॉपर्टी पर बंटवारा का सूट ले आइए, बहन के बहन होने के नाते भाई के विरुद्ध ला सकते हो, पिता की संपत्ति है तो ला सकते हो। हाँ, भारती जी ऐसा तो कर सकते हैं ना। नहीं, अगर ये ले भी आएंगे, वो जवाब फाइल करेगा, नॉन मेंटेनेबल पे ही उठ जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है, कहाँ से आपको राइट मिल जाएगा बिकी हुई प्रॉपर्टी में। हाँ, अगर आपको उस केस को उलझाना है या उसमें मल्टीपल बेचना एप्लीकेशन करनी है। चाह रहे हैं करके ऐसा कर लीजिए, फिर वो बेचना बिक गया है तो फिर वो उनको भी पार्टी बना नहीं लीजिएगा, नहीं नहीं, कैंसिलेशन गलत ऑफ हो सेल भी जाएगा। नहीं ले आइएगा। देखो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, अगर बेचना जैसे चाह मतलब रहे हैं विक्रय सूट नहीं और बेच कराते दिया, हैं। दोनों में अंतर है। अगर बेचना चाह रहे हैं तो परमानेंट इंजेक्शन का और पार्टीशन का सूट बनता है, और अगर बेच दिया तो आप रिकवरी कर नहीं सकते, क्योंकि आप मालिक नहीं हो। आपका टाइटल क्या है? नहीं, कुछ इनकी नहीं। फादर इनके है तो पिता की संपत्ति है ना सर, पिता की है और भाई के और बहन की पैतृक पैतृक संपत्ति, पैतृक पैतृक संपत्ति है। संपत्ति होने के नाते जो है, उनके परिवार के लोग चाहें कि यानी हाँ, अगर बिक भी गई है तो हम उतना पैसा अगली पार्टी को दे देंगे तो हमारे नहीं नाम नहीं, से कर दी जाए, ऐसा बंटवारा बन का सूट सकता है क्या? वो एक बंटवारा का अलग सूट है ला वो। सकते हैं, बंटवारा के लिए सूट ला सकते हैं। नहीं, आप सूट तो कोई भी डाल दो, लेकिन वो डिस्मिस होगा। लिटिगेशन करके आप मीडिएशन में जाके समझौता कर लो तो बात दूसरी है। अगर बंटवारा का तो आपको चल जाएगा, खरीदनी है, पत्नी नहीं बंटवारा मांग सकती थी, मगर भाई से तो मांग सकती है वो, अपनी पिता की तो संपत्ति किसके को भाई है। से? हाँ, मेरी किसके पिता की भाई से? संपत्ति है और मैं उसको क्रय करना चाहती हूँ। नहीं, नहीं, क्रय करना तो पत्नी। जो नहीं, बंटवारा जिसको लाइए ना, सीधा बंटवारा लाइए पत्नी सीधा। पत्नी किसके भाई से मांगेगी? पत्नी नहीं, अभी पति जिंदा है ना, ये जो बहन है, पति जिंदा इसके है उसने बहनें बेच हैं, दिया। बहनें हैं। बहन? हाँ, बहन ला सकती है ना सर। तो बहन पति से, भाई से क्या मतलब है? वो तो अपने फादर से, फोर फादर से मांगेगी। बहन एंटाइटल है, बहन को तो पार्टीशन सूट बहन को तो मिलेगा। बिल्कुल, वही मैं तो कह समझ रहे रहा हैं। पत्नी का ही नहीं डिस्प्यूट नहीं चला नहीं रहा है नहीं अभी नहीं तक। नहीं, ये तो भाई बहन का हो गया ना, भाई इसमें बहन तो में ला सकती है। उसका शेयर बनता है। इतना ले आइए आप, अगर वो बिल्कुल 5 सेलिब्रिटी लोग भी, हैं तो सेलिब्रिटी इकट्ठा हो जाएगा। 5 शेयर उसे मिल तो जाएगा। पैतृक संपत्ति है और उसका बिल्कुल, जैसे बहनों से लाइए ना, बहनों से ले आइए, हाँ, बहन बिल्कुल या मिलेगा, भांजों से। बहनों का राइट है। बहनों का राइट है। विक्रय पत्र शून्य करते हुए जो है, आप तो विक्रय विक्रय पत्र नहीं शून्य करेंगे ना, तो उसमें कोर्ट फीस बहुत लग जाएगी। अभी विक्रय मत करिए, सीधे की इतनी नहीं, वो संपत्ति ज्यादा है। करनी है, 80-80 हजार में विक्रय किया है नहीं उसने। नहीं, उसको अभी विक्रय को अभी बाद में करिएगा, अभी तो केवल पार्टीशन का लाइए आप। आपको थोड़ी मालूम है हाँ, कि बिक गई है, अभी पार्टीशन का नहीं लाए। है, बिक गई है वो तो मालूम हो गया है, अपने नहीं, को वो रजिस्ट्री भी पार्टीशन का लाए, नहीं तो बहुत सारी कोर्ट फीस लग जाएगी बेमतलब की। पार्टीशन का ला हम्म, सकते हैं, बहन ला सकती हैं, भांजे ला सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी कब्जे में तो है, उनके भांजे के कब्जे में है, बताया हाँ उनने। तो बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। मैंने वही बोला कि अभी कब्जा बनाए रखना, अपन देखते हैं जो भी होगा तो। नहीं बिल्कुल, आप पार्टीशन सूट सक्सेशन में लाइए हो, सक्सेशन एक्ट के हम्म, अंतर्गत। लेकिन उसकी चलिए बहन सर। का नाम तो था नहीं उस पे। नहीं नहीं, अपने पिता की संपत्ति में भाई से बंटवारा मांग रही है ना, मांग सकती है। अभी नया जजमेंट भी बहुत बढ़िया आया है अरुण मिश्रा साहब का, उसके हिसाब से ला सकती है। अब वो निकालने पड़ेंगे कि यानी उनका कहाँ कहाँ क्या उन्होंने था। तो सारा राइट दे दिया। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया जजमेंट है, हाँ, बहुत कुछ दिया है उसमें। हम्म, क्या नाम, एकदम नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो है चलिए जजमेंट हमारे सर, पास। इस बार आज का बहुत ही यानी सार गर्भित और गागर में सागर वाला सेशन रहा है, और पूरन भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आज का समापन आप अपने आभार व्यक्त करते हुए करें। पूरन भाई साहब। मुझे आदेश के हाँ सर, आप आभार व्यक्त करते हुए समापन की घोषणा कीजिए। सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर। आज सिविल पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं थोड़ा लेट जुड़ा, मुझे क्षमा चाहता हूँ। हमारे यहाँ स्टेट बार, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के
चुनाव चल रहे हैं, उसमें कुछ लोग आ गए के साथ थोड़ा सा जी जी डिस्कशन वो सब चलता रहा, और मैं बाहर था घर से, थोड़ा लेट आया जल्दी जल्दी में। और आज का बहुत अच्छा, सर ने बिल्कुल ए से जेड तक भारती जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया एक ही दिन में। इतना बड़ा वृक्ष बता रहे हैं बरगद का, एक दिन में बरगद सर समाप्त, एक दिन में ना करें सर। बरगद को बिल्कुल धीरे धीरे शाखाओं में चलने दें। और हमारे सर जी करमर साहब ने भी बहुत बढ़िया उसको विस्तृत बताया। अब क्या है कि सर सिविल करते नहीं है तो कुछ बातें बहुत अच्छी लगी और कुछ सिर से निकल रही थी, तो धीरे धीरे करके जो आपने कहा है कि बहुत, एक बरगद के पेड़ में बहुत शाखाएं, ये बात सही है सर। और पहले भी आपने कहा था, मैंने शुरू कर दिया है वकालतनामा लगाना, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे काम इसको सीखना है सर। बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। हमारे साथ में बड़गैया जी, महेंद्र जी, सुलाके जी, अमर साहब जी, राजमणि जी, तमाम सभी हमारे साथियों को, मित्रों को, बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर। शुभ रात्रि। जय लोधेश्वर। जय जय लोधेश्वर। महात्मा जी भाई। रक्षाबंधन जय और की वंदे। साथ में बोलो रक्षाबंधन की सभी पूर्व को संध्या पर बधाइयाँ। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सर। अगर नहीं बोलोगे तो बहनें नाराज हो जाएंगी। जी जी, हमारी बहनों भी जी, बहनों को लिए नहीं बोल पाया मैं, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। बहनें भी हमारी, हाँ जो देख रहा था मैं, सभी को बहुत रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर सर थैंक सर यू। आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और बधाई हैं सर। ठीक है शुभकामनाएं सर, हमारा समाज ऐसे फिर फले फूले। फिर कोई नए टॉपिक पे अगले सर शनिवार पुनः मुलाकात होगी। लोगों को। सर ओके, गुड नाइट। ओके सर। नमस्कार सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।